तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब मार्विंग पैलेस के मास्टर जो होते हैं अपने बेटे को थप्पड़ मारने लगते हैं तो डूची अपनी तलवार निकालने को तैयार होता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि डैड क्या आप यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने वाले हो। तो इसी के साथ उसका फादर वहीं पर रुक जाता है और साथ ही वो डूची की तरफ देखता है कि वो कमीना अपनी तलवार निकालने वाला था। तो वो उसकी तरफ घूमते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि जो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अपनी तलवार निकालने वाले थे। इसी के साथ ही डूची उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर हाथ उठाओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ काट दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यंग मास्टर का गार्ड हूं। तुझे बात सुनती पैलेस मास्टर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तुझे बात सुनते गार्ड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर का गार्ड हूं, और उनका गार्ड होने का मतलब यह है कि कोई भी अगर यहाँ पर उन्हें टच भी करने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके ऊपर अटैक जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद आपको याद नहीं है कि मास्टर गू ने मरने से पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड बनाया था। मेरे अलावा भी यहाँ पर इसके 3-4 और गार्ड्स हैं और सभी लोगों को यहाँ पर यही ड्यूटी दी गई थी कि अगर यंग मास्टर को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ पर आप हो या फिर इसकी माएँ क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पर यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अपनी तलवार निकालेंगे और तुम्हें उसी वक्त मार डालेंगे। ये बात सुनते ही पैलेस मास्टर गुस्से के साथ गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर पैलेस के गार्ड हो ना कि तुम यहाँ पर यंग मास्टर के गार्ड हो। और वो अपनी तलवार निकाल लेते और कहते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। जब किसी के साथ उनका बेटा जो होता है वो कहता है बस करें, बहुत हो गया। और साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम लोगों का ये पैथेटिक एक्ट देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं गया, मैं यहाँ पर तुम्हारा ये ड्रामा नौटंकी नहीं देख सकता। तो फादर उसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर इसको ड्रामा कह रहे हो? तुम यहाँ पर इतने सालों के बाद आए और तुम यहाँ पर आने के बाद ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि जिस प्रोटेक्टर को तुमने यहाँ पर मार दिया है वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ भी यहाँ पर रह चुका है और उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन देता रहा है। और आज यहाँ पर तुम्हारी माँ का एक बाजू काट गया जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर एक सजा देने का मौका मिल गया और तुमने इस बेचारे को जान से मार दिया। अगर तुम उसे सजा देना चाहते थे तुम इसे डांट सकते थे या फिर कुछ दिनों की इसकी सैलरी काट सकते थे या फिर इसे जेल में बंद रख सकते थे। तुम्हें इसे जान से मारने की जरूरत नहीं थी। तो ये बात सुनने के बाद उसका बेटा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम इस प्रोटेक्टर को जो कि एक गार्ड है उसे अपना ब्रदर कह रहे हो। शायद तुम यहाँ पर भूल रहे हो कि एक कुत्ता जो होता है हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है। अगर एक कुत्ता यहाँ पर अपने मालिक के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो फिर ऐसे कुत्ते का फायदा ही क्या है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे लिए कुत्तों की तरह ही हैं और तुम यहाँ पर इन सभी को अपना ब्रदर बना रहे हो। यहाँ पर ब्रदरहुड जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनते ही फादर सोच रही होती है, क्या यहाँ पर इसकी जो मेंटालिटी आ कहां से रही है, आज यहाँ पर इन सोल्जर्स को इंसान क्यों नहीं समझ रहा। मुझे लगता है कि गू गिहुआ ने इसे यहाँ पर पिछले 18 साल तक मेरे से मिलने नहीं दिया, इसी वजह से इसका दिमाग गू गिहुआ के जैसा ही हो गया है। जिस तरह वो कमीनी और घटिया है उसी तरह से ये भी, इसकी सोच भी वैसी कमीनी और घटिया होती जा रही है। आज इस सोच के साथ ये कैसे पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाएगा। तो इसी के साथ उसका बेटा उसे कहता है कि अब यहाँ पर फादर बनने की नौटंकी बंद करो, मुझे यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी मेरा बाप है। और ये बात सुनने के बाद पैलेस लौट के तो पांव से जमीन निकल जाती है कि उस बेचारे को इतना बड़ा झटका लगता है कि पिछले 18 साल से यहाँ पर वेट कर रहा था कि उसका बेटा कब यहाँ पर वापस आएगा, लेकिन आते ही उसने यहाँ पर उसकी इंसल्ट कर दी है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर जो होते हैं बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यंग मास्टर की जान बची या नहीं। लेकिन साथ ही ग्रैंडफादर का एक बाजू जो होता है वो कट चुका होता है। तो ग्रैंडफादर उन लोगों से कहते हैं कि तुम में से कोई जाकर उसे खाना खिला दो क्योंकि उसे होश आ गई है, जाकर उसे खाना खिलाओ। तो शिन कहते हैं कि मैं अभी चली जाती हूँ और वो भागती हुई अंदर चली जाती है। तो जब वो अंदर चली जाती है तो मास्टर माँ बाप जो होते हैं उसे कहते हैं कि मास्टर आपके बाजू को क्या हुआ, आपका एक बाजू कहाँ पर चला गया। तो वो उसे कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, मैं बाहर जाकर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। तो माँ बाप जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि ग्रैंडफादर को अपना बाजू काटना पड़ गया है। जबकि मैं शिन को दिखाता है कि वो भागती हुई अंदर चली जाती है और जाकर माँ सांगू के साथ लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कैसा कर सकते हो, तुमने यहाँ पर मरने का इरादा कर लिया तो तुम यहाँ पर मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तो शिन उसे कहती है कि प्लीज प्लीज दोबारा कभी इस तरह का काम मत करना। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हाँ ठीक है अब यहाँ पर रोना तो बंद करो, अब मैं दोबारा इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। जब किसी के साथ रेड गॉब्लिन वहां पर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी यंग मिस से ही माफी मांगनी है या फिर तुम्हें किसी और से भी माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कमीने कहीं कि ये किस किस्म का सवाल है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ मार्विंग पैलेस में जाऊंगा और हम दोनों मिलकर मार्विंग पैलेस को बर्बाद करेंगे, लेकिन तुम वहां पर अचानक से गायब हो गए। मेरी सिस्टर को वहां पर लेकर आई तो उसके बाद तुम वहां पर से अचानक से कहीं पर भागकर चले गए। ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपस में बात की थी कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर जाकर मार्विंग फोर्ट्रेस को बर्बाद
करने वाले हैं। तो मां सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से फेयरवेल बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहां पर से अकेले ये काम खत्म करना था, क्योंकि मुझे वो हमसे लेप्रोसी की बीमारी भी लग गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ कांटेक्ट में आओ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बहन जो थी वो काफी ज्यादा खुश थी, मरते वक्त उसके चेहरे के ऊपर स्माइल थी। तो ये बात सुनते ही रेड गॉब्लिन वहीं पर रोना शुरू कर देता है, जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा तुम किस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हो। और डेथ रीपर क्योंकि हमारे यंग मास्टर का बॉडी गार्ड है, तो वो उसे कहता है कि रेड गॉब्लिन, चाहे तुम यहाँ पर कोई से भी गॉब्लिन क्यों ना हो, चाहे तुम दोनों का रिलेशन आपस में कोई भी हो, लेकिन अगर दोबारा तुमने हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर कमीना या फिर इस तरह के अल्फाज को यूज किया तो फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो गॉब्लिन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हमारे यंग मास्टर के साथ तमीज से बात करो, चाहे तुम दोनों में यहाँ पर पहले कोई दोस्ती क्यों ना रही हो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई हमारे यंग मास्टर से बदतमीजी से बात करे, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर हमारी यंग लेडी से भी तमीज से बात करनी होगी, वरना मेरी यंग लेडी के पास जो प्लम ब्लॉसम नाइफ्स हैं उनके साथ तुम्हारा मुंह सी दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा गॉब्लिन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक वर्जिन गोस्ट यहाँ पर मुझे इस तरह के लेक्चर्स दे रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर अपने अंदर जानकर देखना चाहिए। तुम्हें तो यहाँ पर मरने के बाद हेल में भी जगह नहीं मिलने वाली, और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। तो इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने आप को साबित करना चाहते हो तो चलो आप जल्दी से बाहर चलते हैं और जाकर फाइट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कौन यहाँ पर किससे बेहतर है। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक जानवर की तरह हो, जो कि यहाँ पर मेरी बात सुनते ही गुस्सा हो गया और यहाँ पर मेरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे उठकर तुम्हारे साथ जाकर बैटल करना शुरू कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं बैटल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वरना तुम्हारे जैसे एक गोस्ट को जो कि पैसों के लिए लोगों को पकड़ता है उसको मेरे लिए मारना ज्यादा आसान काम है, क्योंकि मैं एक असैसिन हूं। तो ये बात सुनते ही वो दोनों फिर से वहां पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि मां सांगू कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो मिस शिन उसे कहते हैं कि छोड़ो इन दोनों को, ये दोनों जब से यहाँ पर आपस में मिले हैं तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बहस कर रहे हैं। असल में डेथ रीपर को लगता है कि यहाँ पर वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रहा है, रेड गॉब्लिन, इसी वजह से। और रेड गॉब्लिन को लगता है कि डेथ रीपर तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि उन दोनों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर जो सप्रेस हो गई हैं, क्या तुम्हें कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो मिस शिन से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ ताकि तुम खा सको। तुम्हारा सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही मिस शिन जो होती है वो उन दोनों से कहते हैं कि अब यहाँ पर लड़ना बंद करो, जल्दी से बाहर जाओ, जाकर कोई रैबिट वगैरह पकड़ कर लाओ ताकि मैं यहाँ पर उसे भून का यंग मास्टर को दे सकूं। नेक्स्ट सीन जो होता है एक दिन के बाद का दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर जो होते हैं बाहर जाकर खड़े होते हैं। तुम्हारा सांगू उनके पास आता है, तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सुकून और शांति है? तो फादर उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था बहुत ज्यादा टेरिबल था, वो इतना खतरनाक पॉइजन था कि वो तुम्हारी बोन मैरो तक फैल चुका था। उस पॉइजन को निकालना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तुम्हारा सांगू वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर ने वहां पर उस पॉइजन को निकालने के लिए सारे के सारे पॉइजन को पहले मेरी बॉडी से निकाला, उसको अपने अपने पूरे एक बाजू के अंदर वहां पर कंट्रोल किया। अपने बाजू के अंदर उस पॉइजन को लाने के बाद उन्होंने अपना पूरा बाजू काट दिया ताकि उस पॉइजन को बॉडी से अलग किया जा सके। सांगू इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तो ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि देखो तो जरा, कुछ अर्सा पहले तो तुम यहाँ पर कितने ज्यादा वाइल्ड थे और कितने ज्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन अब यहाँ पर तुम कितने ज्यादा उदास लग रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। हमारा सांगू अब यहाँ पर दोबारा क्या करेगा, क्या अभी भी वो गू गिवा को मारना चाहता है या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू ग्रैंडफादर के सामने खड़ा होता है और उनका बाजू कटने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है और साथ ही उन्हें बताता है कि मेरे पास जो पावर्स थी उन पांचों मास्टर्स ने कहा था कि इन पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं जहां पर की को सप्रेस करना सीख लूं तो मैं जहां पर एक लंबी जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो पांचों डिवाइन मॉन्स्टर्स थे, पांचों डार्कनेस मैन थे। मुझे बात सुनने के बाद कहता है ग्रैंडफादर क्या आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में नहीं पता, तुम्हें डोंगबैंग फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। हमारी डोंगबैंग फैमिली का सीक्रेट नाम विंड एंड थंडर फैमिली है, जो कि एक हिडन फैमिली है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से यहाँ पर हर एक चीज का बैलेंस बनाए रखती है ताकि यहाँ पर बुराई ज्यादा ना फैल सके। तो मां सांगू जो था आगे से बिल्कुल खामोश होता है। इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैंने फिलहाल के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को कंप्लीटली निकाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी तुम्हें यहाँ पर अगर जिंदगी में कभी मुश्किल पेश आए तो अपनी की मदद से उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम ज्यादा की पावर को यूज करोगे तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कि मैंने यहाँ पर अपने क्लैन की विंड एंड स्पिरिट वाली जो स्पेशल टेक्निक थी उसकी, यानी मेरी जो की एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक अंडे के इर्द गिर्द उसका खोल होता है, वो कितना ज्यादा नाजुक होता है, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर विंड एंड स्पिरिट वाली जो एनर्जी है वो एक शील्ड की तरह यहाँ पर काम कर रही है, जिसने तुम्हारी इवल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर सप्रेस कर दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को बर्स्ट आउट करते हो तो वो शील्ड जो है वो टूट जाएगी और प्रोटेक्शन शील्ड के हटने के बाद वहां पर से दोबारा से बेजरकर एनर्जी
निकल आएगी। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन अगर तुम यहाँ पर उन 5 मास्टर्स की दी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर उसे हमेशा के लिए सील करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली के एक स्पेशल स्किल को सीखना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर थंडर स्पिरिट टेक्निक को सीखना होगा। तुम्हारा सांगू कहता है कि मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, मास्टर माबाक ने मुझे बताया था अगर हम लोग थंडर स्पिरिट टेक्निक को सीख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर विंड एंड थंडर टेक्निक वाला जो ब्लेड है उसको भी हम लोग अपने हाथ में उठा सकते हैं, यानी विंड ब्लेड को हम लोग उठा पाएंगे। तो ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। फादर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर थंडर स्पिरिट टेक्निक तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा और वो वादा ये होने वाला है कि तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा सांगू कहता है क्या मैं मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता? अगर मैं मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे यहाँ पर उस टेक्निक को सीखने का फायदा ही क्या है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि उस टेक्निक को यूज करने का फायदा यह है कि तुम एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जो, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर विंड थंडर स्पिरिट जो टेक्निक थी वो नहीं दी। हालांकि तुम हमारी फैमिली के अगले वंशज और हमारी फैमिली में जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है कि हमें अपनी फैमिली के जितने डिसेंडेंट्स होते हैं उन सभी को आगे इस टेक्निक को सिखाना पड़ता है ताकि हमारी फैमिली जो काम सदियों से करती आ रही है वो यहाँ पर भी करती रहे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारना चाहता था। मेरे बेटे गोजिन के मरने के बाद मैं चाहता था कि हम दोनों ग्रैंडफादर और पोता यानी दादा पोता यहाँ पर एक आम जिंदगी गुजारे एक नॉर्मल इंसान की तरह। अगर तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर उस टेक्निक को सिखाने को तैयार हूँ। मां सांगू ग्रैंडफादर से कहता है लेकिन गू ग्योहा का क्या होगा? मुझे उससे बदला लेना है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर उसे जान से मारना चाहते हो? तो सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर उसे जान से क्यों नहीं मारूं, उसने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया है सबके बदले भी यहाँ पर उसे अपनी जान तो देनी पड़ेगी। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों मेरे हाथ से छिन गए और मैं अपने ग्रैंडफादर के पास रह रहा हूँ और तुम भी यहाँ पर उसकी वजह से ही जख्मी हुए हो। तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक दे देता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उस टेक्निक को तब तक सही तरह से यूज मत करना जब तक तुम इसे अच्छी तरह से मास्टर ना कर लो। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हमारी डोंगपेंग फैमिली पिछले कई सदियों से यहाँ पर एक काम करती आई है कि हम लोग यहाँ पर विंड एंड थंडर ब्लेड को यूज करते हुए इस दुनिया से बुराई का खात्मा करते आ रहे हैं लेकिन सीक्रेट में रहते हुए। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर हमारी विंड एंड थंडर क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग सीक्रेट में रहकर ये सारे काम करते हैं। चाहता हूँ कि अब तुम भी यहाँ पर ये काम करो क्योंकि तुम्हारे पास भी यहाँ पर विंड एंड थंडर ब्लेड आ जाएगा और उस विंड एंड थंडर ब्लेड को कंट्रोल करते हुए तुम भी यहाँ पर बुराई का खात्मा कर सकते हो। लेकिन तुम उस ब्लेड को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब यहाँ पर अल्टीमेट इवल अपीयर होगा, यानी कि जब यहाँ पर सबसे ज्यादा बुराई फैल जाएगी और सबसे ज्यादा बुरा विलेन अपीयर होगा तब तुम सिर्फ उस ब्लेड को यूज करना। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तुम्हारा सांगू उनकी बात सुनने के बाद कहता है जी ग्रैंडफादर मुझे आपकी बात की समझ आ रही है। तो उसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अब सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे फिर से एक वादा करना होगा। सांगू कहता है क्या बताएं कि मुझे क्या वादा करना है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए विंड एंड थंडर ब्लेड को यूज मत करना और अगर कभी यहाँ पर उस ब्लेड को यूज करना भी पड़े या तो यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी बुरे बंदे से फाइट करने के लिए यूज करना या फिर अपनी फैमिली और अपने इंसेस्टर्स के रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्लेड को यूज करना। सांगू कहता है जी ग्रैंडफादर मुझे समझ आ गई और इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि एक और बात है। तो वो कहता है हाँ बताएं वो क्या है? ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अगर कभी यहाँ पर तुम्हें किसी की जान लेनी ही पड़ती है, यानी कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत ही बुरा काम करता है, तुम चाहते हो कि तुम उसे मार डालो, उसे मारने के लिए कभी भी अपनी फुल पावर्स को यूज मत करना। सांगू कहता है जी मुझे समझ आ गई और इसी के साथ ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसे हो क्या है, मैं इसे जो कुछ भी कह रहा हूँ ये आगे से जी करता जा रहा है, यानी कि मेरी हर बात को मान रहा है। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें वो टेक्निक देने वाला हूँ। तुम्हें उस टेक्निक को सीखने में काफी सारा समय लग सकता है लेकिन तुम्हें धीरज रखना होगा और उसके बाद तुम उस टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। 1 साल के बाद दिखाता है कि महाराज रेड गोब्लिन जो होता है वो डेथ रीपर से फाइट कर रहा होता है और डेथ रीपर भी वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि दोनों में से कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। और 1 साल पहले आपको पता था कि दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने के बारे में बात कर रहे थे और ये तकरीबन डेली यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हैं और आज भी यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही होती है। दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे से बेहतर है और यहीं पर फाइट करते करते रेड गोब्लिन सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है जबकि हमारा डेथ रीपर जो होता है वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है स्ट्राइक को अवॉइड करते हुए। इसी के साथ ही हमारा रेड गोब्लिन उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटक देता है अपनी तलवार के साथ अटैक करके। लेकिन इसी के साथ ही हमारा डेथ रीपर अपने पास से छोटा नाइफ निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम हार मानते हो या नहीं? तो रेड गोब्लिन कहता है ये तो चीटिंग है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक और नाइफ क्या कर रहा है? तो डेथ रीपर उसे कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल गए थे कि असल में मैं एक असैसिन भी हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को भी यूज कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि जिस तरह से हम लोगों ने शर्त लगाई थी उसके मुताबिक आज के बाद से तुम यहाँ पर मुझे बिग ब्रदर कहकर पुकारोगे। के साथ उन्हें वहां पर ग्राउंड हिलता हुआ महसूस होता है तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है? और इसी के साथ ही ग्राउंड के नीचे से कुछ चीज निकलती है जो कि बड़ी तेजी के साथ वहां पर से बाहर निकलती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये ग्राउंड के अंदर से क्या निकला है? तो वहां पर से एनर्जी की कोई चीज बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई ऊपर आसमान में चली जाती है। तो वो लोग ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वो क्या चीज है और आसमान के ऊपर जाने के बाद वहां पर
जबरदस्त ठंडा निकलना शुरू हो जाती है। तो रेड गॉब्लिन और डेथ रीपर दोनों वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होता है कि ग्राउंड के अंदर से निकलकर कोई चीज आसमान पर गई और वहां पर थंडर निकली और वो चीज बड़ी तेजी के साथ फिर से नीचे की तरफ उतरती है और उन दोनों के बीच से शू करके गुजर जाती है। हालांकि उन्हें वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो चीज जो होती है बड़ी तेजी के साथ आकर हमारे सांगू के हाथ में आ जाती है। तो विंड एंड थंडर स्वर्ड होती है। तो विंड एंड थंडर स्वर्ड जो होती है हमारे सांगू के हाथ में आती है। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू उसको वहां पर उनके सामने अपीयरेंस देता है। तो सांगू जो होता है 1 साल के बाद अब यहाँ पर काफी हद तक बदल चुका है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अब यहाँ पर उसके जैसा लग रहा है कि इसका हाजिन के जैसा। मैंने यहाँ पर एक और बात भी नोटिस किया कि इसके चेहरे के ऊपर जो स्कार्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब पता नहीं यहाँ पर ये कैसे किया, लेकिन इसके चेहरे के सारे स्कार्स ही खत्म कर दिए हैं। अब क्योंकि हमारे सांगू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग यहाँ पर से वापस घर की तरफ जाने वाले हैं, तो इसी के साथ दिखाता है कि हमारी शिन होती है वो सांगू के साथ ही आकर चिपक जाती है। सांगू से कहता है कि शिन जी तुम क्या कर रही हो, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह मैं यहाँ पर चल कैसे पाऊंगा, और वैसे भी यहाँ पर सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। तो उसके साथ एक साइड के ऊपर हमारा रेड गॉब्लिन होता है, एक साइड के ऊपर डेथ रीपर होता है, जबकि दोनों ग्रैंड पास पीछे खड़े होते हैं। जबकि हमारा रेड गॉब्लिन वहां पर सोच रहा था कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि पूरा 1 साल गुजर चुका है और 1 साल के बाद ये लड़का इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। ये पहले से काफी ज्यादा मेच्योर लग रहा है और इसका कद भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से इसके चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गए हैं। बॉडी के अंदर से जो खतरनाक किस्म का ऑरा महसूस होता था अब वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो हमारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अब तुम बिल्कुल एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। क्या मैं पहले यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। हमारा रेड गॉब्लिन से कहता है कि नहीं, पहले तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, पहले बल्कि तुम एक मॉन्स्टर थे जिसके पास बहुत ही एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी जो कि वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। सांगू उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर शर्मिंदा हो जाता है और इसी के साथ ही ये लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 72 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सांगू की अब अगली जर्नी क्या होने वाली है और आगे ये लोग कौन से मिशन पर जाने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है रिकवर कर चुका है और 1 साल के बाद पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका है और वो लोग वहां पर से वापस की तरफ जा रहे होते हैं। तो रेड गॉब्लिन भी साथ ही होता है। तो हमारा सांगू से कहता है कि एक बात तो बताओ कि तुम हमारे साथ क्यों हो। तो रेड गॉब्लिन से कहता है तो मैं और कहां पर जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है। तो सांगू कहता है क्या मतलब है, क्या तुम आज के बाद से बाउंटी हंटर का काम नहीं करने वाले। तो वो कहता है कि नहीं, अब से मैं यहाँ पर बाउंटी हंटर का काम नहीं करूंगा। आए बाउंटी हंटर का काम करके करूंगा क्या, पहले तो मैं यहाँ पर इसलिए ये काम करता ताकि मैं पैसे वहां पर ग्रीन आइलैंड के ऊपर बेच सकूं। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, लेकिन कम से कम तुम मुझे 3 वक्त का खाना तो दे ही सकते हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें खाना तो दे ही सकता हूँ, लेकिन मैं क्या यहाँ पर हर वक्त तुम्हारे जैसे एक बंदे को अपने साथ लेकर घूमता रहूंगा। पहले यहाँ पर मेरे पास 2 बॉडीगार्ड हो चुके हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यहाँ पर खुद की कमाई भी करनी होगी। मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे सिर्फ 8 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, उसके साथ मैं अपने ग्रैंडपा को ही मुश्किल से पाल पा रहा हूँ। बात सुनने के बाद रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हें यहाँ पर कॉइन स्नैचर कहते हैं क्योंकि तुम यहाँ पर पैसों के भूखे हो। तुम तो यहाँ पर भी ड्यूटी करते हो, पहले पैसे मांगते हो। हाँ सांगू उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर इस बारे में सोचना है मत कि तुम सिर्फ और सिर्फ सारा दिन मेरे पीछे पीछे फिरते रहोगे और उसके बाद मैं तुम्हें मुफ्त में यहाँ पर खाना खिला दूंगा। मास्टर मापाक जो होते हैं वो अपने मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर क्या यंग मास्टर ने यहाँ पर थंडर स्पिरिट टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। तो हमारे मास्टर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ उसने यहाँ पर उस टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद मापोक उसे कहते तो फिर इस वक्त विंड एंड थंडर ब्लेड उसके पास है। तो वो कहते हैं कि हाँ वो ब्लेड मेरे पास नहीं है, वो उसी के पास है। मैंने विंड एंड थंडर ब्लेड उसके हवाले कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब से वो हमारी डोंगपेंग फैमिली का ओरिजिनल डिसेंडेंट है। मास्टर मापोक जो होते हैं वहां पर अपने आसपास देख रहे होते हैं कि वो ब्लेड कहां पर हो सकता है, लेकिन वो ब्लेड क्योंकि वो हिडन है कोई उसे देख नहीं सकता। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहते हैं हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि आपको यहाँ पर से घर अकेले जाना होगा। तो वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो। तो वो कहता है हाँ मुझे किसी जगह पर जाना है, मुझे 10 दिन का टाइम दे दे, 10 दिन के बाद मैं म्यूरियम लीग में वापस आ जाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं लेकिन तुम कहां पर जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं एक बहुत ही खास जगह पर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कहां पर जा रहा हूं। तो मिशन कहते हैं कि यंग मास्टर क्या तुम फिर से यहां पर मावेंग पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं जा रहे। तो सांगू कहता है नहीं मैं वहां पर नहीं जा रहा। तो मिशन कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम वहीं पर जाओगे और तुम कहां पर जा सकते हो, तो फिर चलो हमारे साथ घर वापस चलो। इसी के साथ
साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि नहीं इसे जाने दो, ये जा सकती है। तो शीन उसे कहती है ग्रैंडफादर लेकिन इसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि ये अकेला कहां पर है, तुम सभी लोग इसके साथ होना, और वैसे भी अब ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और मुझे लगता है कि अब ये अपने फैसले खुद से ले सकता है, तो मुझे इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर माबो को अपने साथ लेकर वहां से वापस आ जाते हैं। जब किसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो उस रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। तो वो कहता है कि तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, पहले मेरे साथ यहाँ पर साइड के ऊपर आ जाओ। तो मिस शिनू से कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। डेथ रीपर उसे कहता है कि हाँ हम लोग भी तुम्हारे साथ ही आने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर से वापस अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब किसी के साथ ही रेड गॉब्लिन कहता है कि हाँ ठीक है इन्हें भी आने दो। और इसी के साथ ही जैसे वो साइड के ऊपर ले जाकर सारी बात बताता है कि तुम्हारी फैमिली को पॉइजन दिया गया था, वो कोई लेप्रोसी की बीमारी नहीं थी बल्कि वो एक पॉइजन था। ये बात सुनते ही हमारा रेड गॉब्लिन से एक झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तो सांगू से कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मेरी बॉडी के अंदर भी वो लेप्रोसी की बीमारी के लक्षण तुम्हें दिखाई दिए होंगे, लेकिन असल में वो पॉइजन था जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडपा को अपना बाजू गंवाना पड़ गया। ये बात सुनते ही हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है, अपनी मदर फादर और साथ में जुनही उन सभी लोगों को याद करता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, रोते रोते कहता है कि ये सब कुछ किस कमीने ने किया होगा। और साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। और उसके बाद रात का सीन दिखाते हैं कि ये लोग वहां से सीधे रॉयल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रॉयल पैलेस में हमारी प्रिंसेस जो होती है वो सो रही होती है। जब प्रिंसेस वहां पर सो रही होती है तो वहां सांगू जो होता है अपने लोगों को लेकर सीधा उसके बेडरूम में घुस जाता है और जाकर उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से उठ जाओ। और प्रिंसेस जो होती है जैसे वहां पर आंखें खोलती है तो पहले तो वो डर जाती है और वो चीख मारने लगती है, लेकिन सांगू उसका मुंह बंद करवाता है और कहता है कि शांत हो जाओ, ये हम लोग हैं। और हमारी शिन भी उसे कहती है कि हाँ प्रिंसेस ये तो हम लोग हैं। के साथ ही जैसे वहां पर उसे प्रिंसेस कहकर पुकारती है तो डेथ रीपर रेड गॉब्लिन दोनों को एक झटका लगता है। वो कहते हैं क्या ये हमारे रॉयल पैलेस में प्रिंसेस है, तुम लोग यहाँ पर प्रिंसेस के रूम में घुस आए हो। तो प्रिंसेस जो होती है वो यंग मास्टर को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आए हैं, क्या तुम अपने भाई को हमारे लिए जगा सकती हो। तो जैसे वो यहाँ पर भाई का नाम लेते हैं तो डेथ रीपर और रेड गॉब्लिन जो होते हैं दोनों वहां पर और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका प्रिंसेस का भाई यानी कि वो हमारा किंग हुआ, यानी कि एम्परर की बात हो रही है। और नेक्स्ट सीन एम्परर के कॉम्प्लेक्स का दिखाया जाता है कि वो उठ जाता है, अपनी बहन जो होती है उसे जाकर जगाती है। तो उठने के बाद मां सांगू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास मसले पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं। यंग एम्परर से कहता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए, तुम्हारे चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गए और साथ ही तुम्हारा कद भी काफी ज्यादा लंबा हो गया है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मेरी बहन के कमरे में क्यों चले गए, कहीं तुम दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ चल तो नहीं रहा, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये बात सुनते मां सांगू से कहता है कि नहीं अगर हम लोग डायरेक्टली तुम्हारे पास आते तो क्या तुम्हारे गार्ड्स हमें तुमसे मिलने देते, इसी वजह से जहां पर जाना आसान था हम लोग वहां पर जा घुसे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा प्रिंस जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है अच्छा ये बात है। फिर साथ ही वो कहता है कि जरा देखो तो सही यहाँ की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा खराब है, इतने सारे लोग मेरी बहन के रूम में घुस गए, सीधा उसके बेडरूम के अंदर चले गए और यहाँ पर सिक्योरिटी को पता भी नहीं चला, मुझे अभी जाकर सिक्योरिटी वालों को और ज्यादा टाइट करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद सांगू से कहता है कि हाँ ठीक है बाद में तुम उनको टाइट कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर हमारे काम के ऊपर ध्यान दो। रेड गॉब्लिन और डेथ रीपर दोनों को दिखाता है कि वो दोनों एम्परर के सामने अपने सर झुकाकर ग्राउंड के ऊपर लेटे हुए होते हैं। तो वो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि सांगू तो यहाँ पर इसे इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि ये दोनों दोस्त हों। जबकि हमारा यंग एम्परर जो होता है वो मिस शिन से कहता है कि प्रीटी लेडी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बेवकूफ लड़के की वजह से काफी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ती है और तुम यहाँ पर इसको संभाल कर थक गई होगी। तो वो कहती है कि नहीं यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं इतनी भी तंग नहीं आई। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब ये दो लोग कौन है जो मेरे सामने इस तरह से घिरे पड़े हैं, क्या ये लोग यहाँ पर खड़े क्यों नहीं हो रहे। तो इसी के साथ ही वो दोनों से अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग कौन हैं। जब उसे रेड गॉब्लिन के बारे में बताया जाता है कि उसके पिता कभी यहाँ पर एक बहुत ही महान जनरल हुआ करते थे, यानी जो पिछले इनके आर्मी के जनरल थे, जो कि इसके फादर यानी हमारे जो यंग प्रिंस है इसके फादर के साथ बहुत ज्यादा वफादार जनरल थे, वो इसके डैड हुआ करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर वो ब्लेड अपने बेटे को दिया था, तो वो उस ब्लेड को उसके सामने करता और किंग से कहता है कि ये वो ब्लेड है जो मेरे डैड ने मुझे दिया था और तब से मैं इस ब्लेड को यहाँ पर संभाले हुए हो। तो इसी के साथ यंग एम्परर इस ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है, इसका नाम डेथ अवॉइडेंस ब्लेड है जो कि हमारे किंग ने अपने जनरल को दिया था। जैसे वहां पर किंग उस ब्लेड को रिकॉग्नाइज करता है, इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन वहीं पर रोना शुरू कर देता है और साथ उसे कहता है कि सर यहाँ पर प्लीज हमारे इस इंसिडेंट को दोबारा से उस केस को ओपन किया जाए, मैं उस इंसिडेंट के केस को दोबारा ओपन करवा के उन सभी कल्प्रिट्स को सजा दिलवाना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरी फैमिली को पॉइजन दिया है। हमें आपकी परमिशन की जरूरत है ताकि हम लोग यहाँ पर उस ग्रज को हल कर सके जो ग्रज यहाँ पर पिछले कई सालों से मैं पाल रहा हूँ। तो यंग एम्परर से कहता है कि मैं सब में तुम्हारी सपोर्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये सबको हुए तो 17 साल गुजर चुके हैं, बताओ कि तुम यहाँ पर उन सभी खूनियों को कैसे ढूंढोगे जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को पॉइजन दिया था, आखिर उन सभी से बदला कैसे लिया जा सकता है। तो यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर अपने इंटरनल अफेयर एजेंट्स के जो यूनिफॉर्म्स दिए थे वही दोनों यूनिफॉर्म्स वैसे ही हमें सभी के लिए चाहिए होंगे। अगर तुम यहाँ पर हमें अपनी एजेंट्स बना लेते हो तो उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से हर एक फैमिली के अंदर
अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंस उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर फिर से उसी स्क्वाड के मेंबर बनना चाहते हो? तो हमारा यंग मास्टर से कहता है कि हाँ हम लोग वैसे ही बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइजन की बात हो रही है तो ये पॉइजन मेरे ग्रैंडपा ने बताया कि इसको कॉर्प्स पॉइजन कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और लीथल पॉइजन है और बहुत ज्यादा महंगा पॉइजन भी है, यानी कि इसको यहाँ पर आम किसी जगह के ऊपर नहीं बनाया जा सकता और कोई भी मेडिसिन बनाने वाला इसको नहीं बना सकता। ये एक मिलिट्री ग्रेड का हाई लेवल का पॉइजन है और लगता है कि यहाँ पर मिलिट्री के ऑफिसर इस सब में शामिल हैं जिनको बेनकाब करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और हमें लगता है कि इस वक्त तुम्हारा जो करंट जनरल है उसकी फैमिली सब में इन्वॉल्व है, उसी के लोगों ने जहाँ पर पिछले जनरल को जहर दिया था और उसकी फैमिली को मरवाया था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर इस केस को हल कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा सांगू जो होता है वो एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम लोग तुम्हारी उस इंटरनल स्क्वाड के यूनिट मेंबर बनना चाहते हैं जहां पर उस सारे के सारे राज के ऊपर से पर्दा उठाना चाहते हैं जो 17 साल पहले हुआ था। तो इसी के साथ यंग एम्परर उनसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम जनरल की फैमिली के ऊपर जाकर कार्रवाई करना चाहते हो जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर सोच लेना चाहिए तुम जो भी करने वाले हो। तो यंग मास्टर से कहता है कि ये सब कुछ तुम संभालोगे ना, मैं अपने दोस्तों साथ मिलकर वहां पर घुसकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगा और उसके बाद जाकर जनरल को पकड़ेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब वहां पर जनरल को पकड़ लियो, जनरल को मार डालें, तो उसके बाद तुम वहां पर और आकर सब कुछ संभाल लो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर है, क्योंकि अब तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हालांकि मैं अभी तक यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू प्रिंसेस की तरफ देखता है, वो वहां पर हमारे सांगू को देख देखकर शर्मा रही होती है। इसी के साथ हमारा सांगू से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चिकन ने किसी रेड पॉइजन को खा लिया हो। तो ये बात सुनते प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर सांगू को देख देखकर शर्मा रही होती है। इसी के साथ हमारा प्रिंस जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। अभी तुम लोग जिस जनरल की बात कर रहे हो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उस जनरल के बेटे की शादी हमारी प्रिंसेस के साथ होने वाली है, क्योंकि जनरल बार बार हमारे पर जोर डाल रहा है, वो दबाव डाल रहा है ताकि उसके बेटे की शादी प्रिंसेस के साथ हो जाए और हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, प्रिंसेस जो है उसे शादी नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनते ही सांगू कहता है क्या उन लोगों की ऐसी हिम्मत कि वो लोग यहाँ पर इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाकर उन लोगों से इसका भी हिसाब ले लूंगा। तो प्रिंस उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, जनरल असल में यहाँ पर इस शादी की वजह से हमारे पर दबाव डालना चाहता है, या तो मैं यहाँ पर गद्दी से खुद हट जाऊं या फिर वो अपने बेटे को हमारी पैलेस का दामाद बनाकर फिर उस अपने बेटे को यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठाना चाहता है। तो लेकिन प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो उस दबाव में आकर शादी नहीं करेगी। तो हमारा सांगू कहता है तो फिर ठीक है हम लोग वहां पर जाने के बाद उस लड़के को भी सबक सिखा देंगे। तो एम्परर कहता है इस सब में मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट सीन जो होता है जनरल की फैमिली का दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर काले कपड़े पहनने के बाद जाकर दावा बोल देते हैं। सभी गार्ड्स को पीटने के बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो सबसे आगे लीड में होता है, क्योंकि उसे वहां पर जनरल से खुद बदला लेना होता है। तो इसी के साथ ही वो एक बंदे को पकड़ता और कहता है कि बताओ कि ली चोंग कहां पर है। तो वो कहता है कि वो रहे सर वो वहां पर हैं और वो अपने रूम में अपने रूम के अंदर होता है और जल्दी से अपनी तलवार उठाता है, जबकि इसी के साथ हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तो लियूजोंग भी अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू भी वहां पर आ जाता है। तो जैसे वो चलाकर कहता है कि तुम लोग कौन हो, और जैसे वो वहां पर उनके कपड़े देखता है तो वो बिजदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इंटरनल सीक्रेट एजेंट्स यूनिट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं एम्परर ने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ पर तो नहीं भेजा, ये एक बहुत ही रिस्की मूव है। और इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन अपना नकाब उतारता है। जब वो अपना नकाब उतारता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम योंग हवा है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल को कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो किसी योंग हवा को जानता ही नहीं है। उस वक्त हमारा जो ये रेड गॉब्लिन था वो काफी ज्यादा छोटा बच्चा था, इसी वजह से उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम तो याद भी नहीं होगा क्योंकि तुमने तो हिस्ट्री में सब कुछ दबा दिया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो ली जुआम होता है वो उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा रेड गॉब्लिन उसे अपने बाप के बारे में बताता है कि मैं इस जनरल का बेटा था जिसको तुमने पॉइजन देकर मार दिया था। और इसी बात से वहां पर ली जुआम को एक झटका लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ग्रेट जनरल चोलह्योल आर्मी का जो ग्रेट जनरल था ये उसका बेटा है। हाँ इसको देखकर जरा इसको गौर से देखो, इसकी शक्ल तो उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे बाप और तुम्हारी पूरी फैमिली को पॉइजन दिया है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आधी रात के वक्त हमारे घर के अंदर इस तरह से नहीं घुस सकते, क्या एम्परर को इस सब के बारे में पता है? तुम्हारा सांगू छोटा अपना नकाब उतारता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एम्परर को इस बारे में नहीं पता होगा? हमने तुम्हारे बारे में सारे के सारे सबूत निकाल लिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुमने मिलिट्री एडवाइजर के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। मिलिट्री ग्रेड के पॉइजन को बनाने के लिए तुमने अपने ओहदे को
यूज किया था ताकि तुम उसे हटाकर खुद जनरल बन जाओ। तो जैसे वहां पर वो मैं सांगू की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो वही कमीना है, नंबर 19 एजेंट है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या ये किंग के ऑर्डर्स हैं कि हमें मारने के। तो इसी के साथ हमारा गोब्लिन कहता है कि हमें यहाँ पर किंग के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है तुम्हें मारने के लिए, तुमने मेरे बाप को मारा था, मैं यहाँ पर खून का बदला खून से लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि पिछले 17 साल मैंने यहाँ पर कितने दर्द में गुजारे हैं और इसी तरह मैं यहाँ पर तुम्हें भी दर्द देने वाला हूँ। जबकि हमारा जनरल उसे कहता है कि पीछे रहो तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही रेड गोब्लिन अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और साथ उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका एक बाजू भी कट जाता है और वो पीछे की तरफ हटता है। तो रेड गोब्लिन उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक किया जा रहा था, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं जिससे वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और इसी के साथ दीवार तोड़कर वहां पर से एक मार्शल आर्टिस्ट निकल कर आ जाता है जो कि इनकी फैमिली का गार्डियन होता है। तो वहां पर आने के बाद वो रेड गोब्लिन के ऊपर अटैक करता है। तो उसकी स्ट्राइक जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पीछे की पूरी दीवार भी टूट जाती है। तो सांगू उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखता है, मार्शल आर्टिस्ट सांगू की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वहां पर जनरल का बेटा जो होता है भागता हुआ जनरल की तरफ जाता है और उसे कहता है कि डैड क्या आप ठीक हैं। लेकिन उसका डैड वहां पर बिल्कुल जो बुरी हालत में होता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। तब गुस्से के साथ उनकी तरफ देखता है और कहता है कमीनों कहीं के हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जब वो सांगू को घूर कर देखता है तो उसी वक्त उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, और हमारा मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उनके सामने खड़ा होता है ताकि वो अपने मास्टर्स को वहां पर गार्ड कर सके। और इसी के साथ वो जनरल के बेटे से कहता है कि यंग मास्टर अपने डैड को लेकर जहां पर से निकलो, मैं सभी को रोकता हूँ। और वो सांगू की तरफ देखते देखते वहां पर से अपने डैड को उठाता लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तो रेड गोब्लिन कहता है कि नहीं तुम जहां पर से नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर मेरी तलवार से मरना होगा। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट वहां पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जब वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो हमारा सांगू वहीं पर से अपनी विंड एंड थंडर स्वर्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो मास्टर जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो इस तलवार को देख तो नहीं पाता, लेकिन वो उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। उसे कुछ महसूस होता है कि उसके ऊपर यहाँ पर किसी ने अटैक किया है। तो सांगू जो होता है वो उसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, जाकर उसका पीछा करो रेड गोब्लिन, मैं यहाँ पर इन लोगों को संभालता हूँ, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तो रेड गोब्लिन जो होता है भागता हुआ बाहर चला जाता है। जबकि वो बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है कि इस लड़के की पावर लेवल्स मुझसे ज्यादा लगती हैं, आखिर इस लड़के ने यहाँ पर कौन सा अटैक किया जिसको मैं देख भी नहीं पाया। तो वहां सांगू काफी सीरियस होकर उसकी तरफ देख रहा था। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर जो बाप बेटा जो होते हैं वो दोनों दीवार के पास जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि ऐसे आगे वो भागकर नहीं जा पाते। और यहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि हमारे रेड गोब्लिन के सामने खड़े होते हैं। डेथ रीपर और मिस्टीन दोनों ही वहां पर होते हैं। गोब्लिन चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, जो भी यहाँ पर बीच में आएगा वो सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो गार्ड्स बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग आगे बढ़कर यहाँ पर मरें क्योंकि जनरल तो यहाँ पर मरने वाला है। तो जनरल उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा रेड गोब्लिन आगे बढ़ता जाकर उसके बेटे को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और जब वो उठकर आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ ही डेथ रीपर अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मरने की। और दूसरी तरफ रेड गोब्लिन जो होता है उसके बाप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें अब यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर महसूस हुआ फिर पूरे 17 साल तक मैंने कौन से दर्द को महसूस किया है। 17 साल तक मेरी बहन यहाँ पर छोटी सी मासूम बच्ची 7 साल से लेकर 25 साल तक वहां पर बेचारी दर्द में तड़पती रही। रेड गोब्लिन अपनी तलवार उसके कंधे के तो नचाता है और उसे कहता है किस तरह पर जहां पर चीखो जरा, मैं यहाँ पर देखूं तुम किस तरह से चिल्लाते हो, आखिर तुम्हें जब दर्द होता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर मर नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें वैसा ही दर्द देने वाला हूँ जैसा तुमने मेरी फैमिली को दिया था, लेकिन उससे ज्यादा गहरा और कई गुना ज्यादा देने वाला हूँ। साथ ही उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने यहाँ पर किया क्यों, तुमने यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पॉइजन को मेरी फैमिली के ऊपर क्यों यूज किया, क्या सिर्फ और सिर्फ जनरल बनने के लिए। और साथ ही वो उसके मुंह पर पंचेस मारना शुरू कर देता है। तो उसका बेटा चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन हमारा रेड गोब्लिन जो होता है उसके मुंह पर पंचेस मारी जा रहा था। वो इतने सारे पंचेस मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसका बेटा चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे डैड को मारकर निकल जाओगे, बहुत ही जल्दी एम्पर को पता चल जाएगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी, तुम यहाँ पर ग्रेट जनरल की फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ उनका गार्ड जो होता है ऊपर वाली दीवार तोड़कर बाहर की तरफ आकर गिरता है। तो वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। गार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वहां सांगू भी नीचे उतर आता है और कहता है कि मैंने इस कमीने से कहा भी था कि मेरे खिलाफ अपनी तलवार मत उठाना, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं। और देखो अब यहाँ पर जो ग्राउंड के ऊपर पड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है उस गार्ड को भी, व्हाइट बालों वाले गार्ड को भी बुरी तरह से पीट देता है और अब लोग जनरल के सामने आकर खड़े होते हैं। जब किसी के सारे साइड के ऊपर से एम्परर अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है, वो अपनी आर्मी को लेकर वहां पर आता है तो वो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अपने हथियार डाल दो, हमारे एम्परर जहां पर तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो भी घुटने नहीं टेकेगा उसे मार दिया जाएगा। तो सभी गार्ड जो होते हैं वहां पर अपने घुटने टेक देते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग, हमारे सांगू के दोस्त भी घुटने टेक देते हैं। सांगू को छोड़कर एक गार्ड आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुम यहाँ पर गद्दारी करना चाहते हो, जल्दी से अपने घुटने टेको। जबकि यंग एम्परर से कहता है ठीक है इस वाले को रहने दो। इसी के साथ ही गार्ड पीछे हट जाता है। तो इसी के साथ ही यंग एम्परर कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों ने यहाँ पर हर एक चीज को एग्जामिन कर लिया और सारे के सारे सबूत यहाँ पर जनरल के खिलाफ हैं। जनरल की फैमिली ने गद्दारी की है, उसने यहाँ पर एम्परर के ग्रेट जनरल को मार डाला था, उसे पॉइजन देकर उसकी पूरी फैमिली को लेप्रोसी बीमारी का नाम देकर उन्हें यहाँ पर ग्रीन आइलैंड पर भिजवा दिया, जहाँ पर ग्रेट जनरल को खुद से मार दिया गया पॉइजन देकर। और जहाँ पर ये सारे के सारे सबूत हमें इकट्ठे हो चुके हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बात को घोषित करता हूँ कि ली जियोंग जो कि हमारे जनरल हैं और उनकी पूरी फैमिली जहाँ पर गद्दार है, इसी वजह से उनकी पूरी फैमिली को यहाँ पर रॉयल डिक्री के मुताबिक सजा दी जाएगी। रेड गॉब्लिन जो होता है एम्परर के ऑर्डर्स को सुनने के बाद वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ वहाँ पर अपनी मदर, फादर और सिस्टर दिखाई देते हैं कि उनकी आत्मा को यहाँ पर शांति मिल चुकी है क्योंकि उनके कातिलों को यहाँ पर सजा मिलने वाली है। और एम्परर आगे बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि एम्परर उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर से जाना चाहते हो। एक्चुअली वो रेड गॉब्लिन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड यहाँ पर कभी एक ग्रेट जनरल हुआ करते थे, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर एक ग्रेट जनरल बन सकते हो अपने डैड की जगह पर। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ग्रेट जनरल कैसे बन सकता हूँ, मैं गलियों में पैदा हुआ, गलियों में बड़ा हुआ और गलियों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी एक रेपुटेशन है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। आखिर एक बाउंटी हंटर एक ग्रेट जनरल कैसे बन सकता है, तो मुझे वही काम करने दें। तो यंग एम्परर कहता है चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर साथ ही वो सांगू से कहता है क्या तुम भी अपना माइंड चेंज नहीं करोगे, क्या तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे। तो सांगू कहता है नहीं, मुझे और भी बहुत ही जरूरी काम है। तो इसी के साथ ही एम्परर जो होता है अपनी बहन की तरफ देखता है, वो भी यहाँ पर शर्मा रही होती है क्योंकि वो सांगू से प्यार करने लगी है। तो एम्परर को ये बात पता होती है। एम्परर कहता है कि मेरी बहन को यहाँ पर इस लड़के से प्यार हो गया है, लेकिन मैं कैसे यहाँ पर इसे कहूँ कि ये यहाँ पर रुक जाए। मुझे लगता है कि मेरी बहन भी यहाँ पर इसके साथ जाना चाहती है, जहाँ पर इसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रिंसेस है और इसका स्टेटस जो है वो सांगू से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि सांगू सिर्फ और सिर्फ एक छोटी फैमिली का गार्ड है और मैं यहाँ पर एक प्रिंसेस होने के नाते इसकी शादी इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वरना इसके स्टेटस को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से मैं यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी बहन का क्या करूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है तुम इस वक्त यहाँ पर इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए हो। इसी के साथ ही एम्परर वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ही हमारा सांगू वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग अच्छे हेल्दी रहना और मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ। जबकि मैं एम्परर से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे दोबारा मिलने के लिए आओगे। तो सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो इसी के साथ ही एम्परर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जब भी कभी हमारे रॉयल पैलेस की तरफ आओ तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, जब भी मुझे कोई काम होगा तब मैं यहाँ पर जरूर तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन म्यूरम लीग का दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद वहां सांगू जो होता है सबसे पहले अपनी टीचर से मिलने के लिए जाता है। तो मिस डैंग जो होती है वो उसे कहता है कि मिस डैंग काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूं। तो वो उसे कहती है कि गार्ड डोंग बैंग 2 साल के बाद तुम वापस आया तो तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जबकि वहां सांगू से कहता है कि तुम भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई लवर मिल गया है जिसकी वजह से तुम इतनी निखरती जा रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, मैं इतने सालों के बाद वापस आया तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट को गले से लगाओ। हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर गले लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। साइड के ऊपर अलायंस लीडर खड़े ये सब कुछ नौटंकी देख रहे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ये जानबूझकर कर रहे हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मिस डैंग को गले से लगा सकते हो, वो हमारी मिलिट्री के एडवाइजर हैं, जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ पर उसे अपने गले से लगाने के बारे में सोच रहे हो। सांगू से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो अलायंस लीडर गुस्से के साथ से कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। सांगू कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अलायंस के लीडर हो। तो वो कहते हैं और कौन हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम मेरे डैड के दोस्त भी थे। तो ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर से कहते हैं तो बेवकूफ बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि पहले यहाँ पर आने के बाद तुम्हें मुझे मिलना चाहिए और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी टीचर को मिलना चाहिए। साथ ही वो उसके साथ में वहां पर 5 भी मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 2 साल के बाद आए तो सबसे पहले आकर मुझे मिलना चाहिए था। या फिर तुम्हें लगता है कि मिस डैंग तुम्हारी दोस्त बन गई जो तुम उससे मिलने के लिए आ गए और साथ ही तुम उसे यहाँ पर हक करने के बारे में बात कर रहे हो। सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे हिट कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि 2 साल में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ और अब तुम यहाँ पर अगर मुझे मारोगे तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। इसी के साथ अलायंस लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारोगे, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पीट नहीं सकता। और इसी के साथ ही वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि सांगू का पूरा मुंह सूज चुका होता है, सांगू को वहां पर काफी बुरी तरह से मार पड़ी होती है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुमने मार खा लिया तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, काम की बात
बात करते हैं। तो सांग उसे कहता है कि नहीं, मुझे काम की बात नहीं करनी। तो लाइन्स लीडर कहते हैं कि बस करो, बैठ जाओ, और साथ ही उसे चाय देते हैं और उसे कहते हैं मैं मावेंग पैलेस में जो कुछ भी आओ सबके बारे में पता चला है, तो इसका मतलब यह है कि मावेंग पैलेस में तुम्ही ने जाकर तबाही मचाई थी, क्या वो तुम थे? तुम्हारा सांगू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि मुझे इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, तुम्हें भी नहीं बताना। तो ये बात सुनने के बाद लाइन्स लीडर उसे कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे दोस्त गोजिन के हाथ तुम्हारे जैसा बेवकूफ बच्चा कैसे पैदा हो गया। सांगू से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया क्यों है वो बताओ। तो उसी के साथ लाइन्स लीडर उसे कहते हैं 10 दिन के बाद यहाँ पर मिस डैंग जो है वो 40 लोगों को अपने साथ लेकर चोंगकिंग की तरफ निकलने वाली है। वो वहां पर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाने वाली हैं। तो सांगू कहता है तो मेरा इस सब में क्या रोल है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ जाना होगा। तो सांगू कहता है कि वहां पर जाने का मकसद क्या है? तो वो उसे कहते हैं कि वहां पर एक बहुत ही खास कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसे ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग कहते हैं, जिसमें आसपास जितनी पावर हाउसेस है वो सभी लोग अपने अपने यंग मास्टर्स या फिर अपनी फैमिली के जितने पावरफुल लोग हैं हम सभी को वहां पर भेजेंगे ताकि वहां पर अमन और शांति के एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए जा सकें। तो सांगू कहता है कि ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग में वहां पर मुझे क्या करना है? तो उसे कहता है कि तुम्हें बस एक ही काम करना है, मिस डैंग की रक्षा करनी है। सांगू से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से क्यों जाऊंगा? मैं 2 साल के बाद अलायंस में वापस आया हूं, तो मैं यहाँ पर दरवाजे के ऊपर बैठकर अपनी गार्ड की ड्यूटी करूंगा। तुम ही तो कहते हो कि बाहर जाकर मैं बहुत सारी तबाही मचाता हूं, तो इस बार मैं नहीं जाना चाहता। तो अलायंस लीडर से कहता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से हम तुम्हें इस मिशन के ऊपर भेज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई इस मिशन को करने के काबिल है? वरना मेरा भी दिल नहीं करता तुम्हें यहाँ पर से बाहर भेजने का। मिस डैंग को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, इसी वजह से तुम्हारा जाना जरूरी है। सांगू से पूछता है कि बताओ कि वहां पर कौन कौन जाने वाले हैं। तो वो उसे सारी बात बताता है कि वहां पर कौन कौन जाने वाले हैं। उसे कहता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कैप्टन भी तुम्हारे साथ जाएंगे और साथ ही वहां पर उनकी चीफ जो है वो लड़की भी तुम्हारे साथ ही होगी, और इसके अलावा यहाँ पर मीडियम लीग के कुछ और लोग भी इसके साथ जाने वाले हैं और साथ में एक स्पेशल स्क्वाड के लोग जाएंगे। तो सांगू कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं वहां पर चला जाऊंगा। ठीक है, साथ ही लाइन्स लीडर से कहता है कि पहले मैंने यहाँ पर फैसला किया था कि तुम्हें ना ही भेजू, लेकिन बाद में जब मैंने स्क्वाड के लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने डिसाइपल्स हैं जो स्क्वाड के लोग हैं वो सारे के सारे माउंट हुआ सेक्टर से हैं। तुम्हारा सांगू कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो माउंट हुआ सेक्टर से हैं? मुझे तो इस बात में कोई भी इशू दिखाई नहीं देता। तो लाइन्स लीडर से कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने लास्ट टाइम उनके साथ क्या किया था? तुमने उनके सीनियर मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, उसके दांत तोड़ दिए थे, और अब तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तो इस बात से कोई इशू नहीं है, लेकिन उन लोगों को तुमसे इशू है। अगर तुम यहाँ पर अलायंस के एक मेंबर नहीं होते तो अभी तक उन लोगों ने तुम्हें ढूंढकर तुम्हें मार डाला होता। शुक्र करो कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो है वो इस खबर को बाहर नहीं फैलने देना चाहते थे कि उनके ग्रैंड एल्डर को एक बैक गार्ड ने बुरी तरह से पीट दिया है। तुम्हारा सांगू कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम यहाँ पर एक असली गार्ड बनकर अपनी गार्ड की ड्यूटी करो और जहाँ पर पागलू की तरह घूमना फिरना और मॉन्स्टर्स की तरह किसी के ऊपर अटैक करना बंद कर दो। तो सांगू कहता है अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या उस मीटिंग में मावेंग पैलेस के लोग भी आने वाले हैं? तो लाइन्स लीडर से कहता है कि हाँ, वहां पर मावेंग पैलेस के लोग भी आने वाले हैं। तो लगता है कि ये ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग जो है बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि वहां पर मावेंग पैलेस के लोग भी आएंगे, माजे के लोग भी आएंगे और डिमोनिक कल्ट के लोग भी आएंगे, और साथ में हमारा सांगू भी वहां पर होगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सांगू को एक नई जॉब दी जाती है कि उसे यहाँ पर बॉडीगार्ड बनना होगा मिस डैंग का, और वो लोग यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मावेंग पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस गू गाया जो होती है वो अपने बेटे के पास बैठी होती है और उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुमने यहाँ पर इस बार की ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में भेजने के लिए लोगों को चूज कर लिया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है। हमारे पास जितने भी पावरफुल बड़ी फैमिलीज हैं, ताकतवर फैमिलीज हैं, सभी के यंग मास्टर्स को चूज किया गया, और साथ में जहां पर हमारे पास कॉम्बैट फोर्स की एक पूरी स्क्वाड है जो कि उनके साथ जाने वाली है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम खुद भी यहाँ पर इस टीम का हिस्सा बनकर जाना चाहते हो, तुम इस टीम के लीडर बनकर वहां पर जाओगे? तो वो कहता है कि मैं खुद वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे फ्यूचर में मेरा मुकाबला किन लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर आसपास की जितनी पावर हाउसेज हैं वो सभी लोग अपने सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों को वहां पर भेजने वाले हैं ताकि दूसरों को अपनी पावर डिस्प्ले करवाई जा सके। तो मिस गू से कहती है कि तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम्हारा आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, इससे तुम्हें अपने दुश्मन को पहचानने में मदद मिलेगी। और साथ ही उसकी बहन भी वहां पर बैठी होती है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ जाने वाले हो? तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला? मैं तो पहले यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्या तुम भी जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ वहां पर जाने वाली हूँ। मैंने सुना है कि ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हैंडसम मैन आने वाले हैं, और जितने ज्यादा खूबसूरत लड़के वहां पर आएंगे और जितने ज्यादा पावरफुल लड़के वहां पर आएंगे, मैं उतने सारे लड़कियों को
परसुएट कर पाऊंगी। तो उसका भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर उन सभी लोगों को अपने वश में करना चाहती हो, अपने प्यार में पागल करके तुम उन्हें मेरी साइड के पर ले आओगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं जितने ज्यादा मर्दों को वहां पर सेड्यूस करूंगी उतने ज्यादा तुम्हारे साथी बढ़ेंगे और सभी लोग जहां पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। आखिर मेरी खूबसूरती किस दिन काम आएगी। माविंग पैलेस के लोग जो है वो अपना पैटर्न बना लेते हैं कि किन किन लोगों को वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माजी के पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर जो ग्लिप जो होता है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है तो क्या तुम लोगों ने जहां पर सभी लोगों को चूज कर लिया जो लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। तो उसका मंत्री उसे कहता है कि जी सर, हम लोगों ने जहां पर सब कुछ डिसाइड कर लिया है, हम लोग जहां पर किन लोगों को भेजने वाले हैं। हम लोग जहां पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे काफी सारे जो सेक्टर्स हैं उनके हेड्स हैं, उन सभी को वहां पर भेजने वाले हैं, साथ ही कुछ यंग मास्टर्स को वहां पर भेजेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरफ से आ रही है इस मिलिट्री ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के अंदर, म्यूरियम अलायंस की तरफ से मिस्टर डैंग को भेजा जा रहा है जो कि उनका मिलिट्री एडवाइजर है और वो एक बहुत ही समझदार इंसान है। उसके बारे में कहा जाता है कि उससे ज्यादा समझदार इंसान कोई भी नहीं है। इसी वजह से हमें भी यहाँ पर अपने कुछ समझदार लोगों को वहां पर भेजना चाहिए क्योंकि हालात काफी खराब हो सकते हैं। वो अपनी बातों में इन सभी को फंसा सकता है। बात सुनने के बाद जोगलिब उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टेंशन बढ़ सकती है। तो वो कहता है हाँ, यहाँ पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी स्पेशल स्क्वाड के काफी सारे टैलेंटेड लोगों को वहां पर भेजने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे यंग मास्टर और यंग मिस दोनों वहां पर जाना चाहते हैं। पैलेस मास्टर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरा छोटा भाई जंग हो और जारियोन वो दोनों भी वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर जाकर क्या करेंगे। तो मिनिस्टर से कहता है कि सर, उन दोनों ने यहाँ पर खुद से कहा है कि वो लोग इस लिस्ट में अपना नाम डालना चाहते हैं ताकि वो लोग जाकर सभी लोगों को देख सके कि उनके अपोजिट यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं। हालांकि आपके दोनों छोटे बहन भाई जो है वो स्ट्रेंथ के मुकाबले में आपके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन दोनों के पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उनका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है। तो मुझे लगता है कि उनको इस मीटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, वो लोग बड़ी आसानी से इस मीटिंग को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही पैलेस मास्टर से कहता तो फिर ठीक है, मैं इस बात को अलाउ करता हूँ, ठीक है, मेरा छोटा भाई और बहन दोनों वहां पर जा सकते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर रॉयल पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर एक नौकरानी जो होती है भागती हुई हमारे एम्परर के पास आती है और से कहती है कि जो हाइनेस एक बुरी खबर है। तो एम्परर से कहता है कि बताओ क्या हो गया है। तो वो से कहती है कि जो मैजेस्टी बुरी खबर यह है कि हमारी प्रिंसेस। तो वो कहता है आप जल्दी से बता भी दो प्रिंसेस को क्या हुआ है, हमारी प्रिंसेस कहां पर चली गई है। तो वो से कहता है कि प्रिंसेस जो है वो गायब हो गई हैं। ये बात सुनते यंग एम्परर कहता है क्या प्रिंसेस गायब हो गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिंसेस कहां पर गायब हो सकती है। तो वो कहती है कि सर वो पैलेस से बाहर चली गई हैं, मैंने यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, वो पैलेस से बाहर ही गई हैं। तो यंग एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो पैलेस से बाहर क्या करने के लिए गई होगी। तो वो कहती है सर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मुझे आइडिया है वो यहाँ पर से छुप कर भाग कर गई हैं। उनका गाउन जो था यानी उनका जो एम्परर वैसोडी उनकी प्रिंसेस वाली जो पोशाक है वो वहीं पर टंगी हुई है अलमारी में, उन्होंने अपनी अलमारी के अंदर खोला भी नहीं है और उसके अंदर से कोई भी कपड़े नहीं लिए बल्कि एक पुराने नौकरानी के कपड़े पहनकर यहाँ पर से बाहर निकली हैं। यंग एम्परर से कहता है तो उसकी बॉडीगार्ड्स का क्या, वो सभी लड़कियां कहां पर हैं, क्या उनमें से किसी ने यहाँ पर उसको नहीं देखा। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी न किसी तरीके से उन सभी लोगों को चकमा दे दिया है और मुझे लगता है कि एक कोर्ट लेडी यहाँ पर मिसिंग है, वही उसके साथ गई होगी, यानी एक मेड जो है वो उसके साथ है। यंग एम्परर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही चलाकर कहता है कि चीफ गार्ड जल्दी से चीफ गार्ड को बुला कर लो, मेरी बहन यहाँ पर से गायब हो गई है, उसे ढूंढ कर लाना होगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ह्यूमनली डीमन एसोसिएशन का दिखाया जाता है, यानी कि डीमन कल्ट का ही दिखाया जाता है। तो डीमन कल्ट के अंदर डीमन एम्परर जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और डीमन एम्परर के सामने उसका एक नौकर खड़ा होता है। तो उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर नाहान कौन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो कहता है हाँ सर, मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से एक सिग्नल मिला है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, वो नॉर्दर्न टेरिटरी से निकल चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहता है नहीं सर, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है और लगता नहीं है कि उन्हें यहाँ पर पहुंचने में कोई दिक्कत होने वाली है क्योंकि 10 ब्लड्स ग्रुप के 2 लीडर जो है इस वक्त उसका साथ दे रहे हैं, उसके बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ आ रहे हैं और साथ उसके पास यहाँ पर हमारी नॉर्दर्न ब्लड्स की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और साथ में 80 इविल स्पिरिट आर्मी जो है वो साथ हैं, यानी कि उसके पास काफी सारे सोल्जर हैं, वो एक पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर वापस आ रहा है। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि मुझे बताओ क्या वाकई में वो दोनों पर्सनली यहाँ पर आने वाले हैं। जी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात सुनने के बाद उसका नौकर उसे कहता है कि सर अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम काज भी करते हैं। तो यहाँ पर उन 10 ब्लड के दोनों ग्रुप लीडर्स की बात हो रही होती है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ब्लू फेस फ्लाइंग टाइगर यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट डोमिनेशन अचीव कर पाएगा। उसे लगता है कि वो यहाँ पर आकर डीमन कल्ट के ऊपर नया राजा बन सकता है या नया एम्परर बन सकता है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी छोटी फैक्शन जैसे कि माजे और माविंग पैलेस के लोगों को ही ले लो, वो लोग यहाँ पर पूरी म्यूरियम को यूनिफाई करना चाहते हैं, लेकिन डीमन कल्ट पूरी दुनिया को यूनिफाई करना चाहता है, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। लेकिन हम लोग ऐसे राज नहीं करना चाहते जैसे कि इस वक्त म्यूरियम लीग के लोग कर रहे हैं। हमें एब्सोल्यूट पावर के साथ उन सभी को दबाना होगा, उन सभी लोगों को इतना नीचे दबाना होगा कि कोई भी यहाँ पर अपना सर हमारे सामने ना उठा सके। यहाँ पर उन सभी लोगों को असली
डर दिखाने की जरूरत है, और असली डर दिखाने के लिए मुझे लगता है कि 10 ब्लड्स के वो दोनों सरफिरे यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए वही काम करेंगे। 10 ब्लड से आने वाले वो दोनों चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे सामने वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की तरह है, यानी कि हमारे पालतू कुत्तों की तरह है, जिन्हें यहाँ पर जब चाहे मसल दिया जाएगा। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग उन्हें रास्ते से हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें यूज कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आकर कंप्लीट डोमिनेंस में हमारा साथ दे सकें। बात सुनने के बाद उसका नौकर वहीं पर अपना सर झुकाकर कहता है, ये बात तो आपने ठीक कही। तो डीमन एम्परर से कहता है कि इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई भी यहाँ पर आकर हमारी जगह के ऊपर अपने पांव नहीं जमा पाएगा। लेकिन ये बात भी याद रखना, अगर उन लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्हें उसी वक्त मार डालना। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से सब कुछ तैयार करो, ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग में किसी को भी वहां पर लेट नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बार की ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग में सभी लोगों को दिखा दिया जाए कि डिमोनिक कल्ट किसी से पीछे नहीं है। सर्वेंट से कहता है कि सर यंग मास्टर खुद यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, यंग मास्टर की देखरेख में ये सब कुछ होने वाला है। यंग मास्टर इस बार सभी लोगों को खुद तैयार कर रहे हैं, वो कल सुबह यहाँ पर से अपनी टीम को लेकर निकलने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने इस बार अपनी ट्रेनिंग में काफी कुछ नया अचीव किया है। वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में चला गया था और आज यहाँ पर कितने सालों के बाद क्लोज डोर ट्रेनिंग से निकला है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एलबी टाक के बारे में बताओ कि वो कैसा है। तो वो से कहता है कि सर इस वक्त वो अपने रूम के अंदर ही है, जब से उसका बाजू कटा है तब से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला और वहां पर पहुंचता गुस्से में रहता है और हर वक्त अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। वो अभी तक यहाँ पर उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने उसका बाजू काटा था। तो डीमन एम्परर का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि उस बेवकूफ को समझाओ कि यहाँ पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, एक ना एक दिन वो लड़का उसे मिल ही जाएगा जिसने उसका बाजू काटा था। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डीमन कल्ट के लोग भी सब में शामिल हो चुके हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होता है वो अपने नौकर से वहां पर पूछ रहे होता है कि क्या कुछ होने वाला है, और जैसे वो उठकर जाने लगता है उसी के साथ ही उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और मसले के ऊपर बात करनी है। तो डीमन एम्परर कहता है कि अब क्या हुआ है। तो वो कहता है कि रॉयल पैलेस में जो जनरल था चियोंग सॉन्ग वो मर चुका है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि आखिर वो कैसे मर गया और ये कैसे हुआ है। तो वो कहता है कि सर उसे यहाँ पर एम्परर ने खुद सजा दी है, एम्परर ने उसकी पूरी की पूरी फैमिली और साथ में उसकी पूरी आर्मी को मरवा दिया है, उन सभी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन सभी को मार दिया गया। तो ये बात सुनते ही डीमन एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बात की तो कोई सेंस ही नहीं बनती है, अचानक से यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, क्या वाकई में यहाँ पर ये हो चुका है। तुम जो मुझे बता रही हो कि जनरल के पास एक पावरफुल फोर्स थी और जनरल जो था वो यहाँ पर यंग एम्परर का तख्ता उलट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से जनरल और उसकी फैमिली को मार दिया गया, ये हैरानी की बात है। ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। तो वो कहता है नहीं सर ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक सीक्रेट स्क्वाड को यूज किया गया था। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मैंने यहाँ पर इंटरनल सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सुना है कि जो यंग एम्परर के साथ रहते हैं और वो छुपे हुए 50 वॉरियर्स की एक टीम है जो कि हमेशा उसके साथ रहती है। तो वो कहता है जी मास्टर इस बार भी इंटरनल एजेंट्स को यूज किया गया है, ये वही इंटरनल एजेंट्स हैं जिनमें से एक ने यहाँ पर इल्टाक की बाजू काटी थी और उसके बाद से पिछले 2 साल से इल्टाक बहुत ज्यादा गुस्से में घूम रहा है। तो वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यंग एम्परर के पास इतने ज्यादा खास सोल्जर्स कहां से आए कि उसके पास यहाँ पर इतने पावरफुल सोल्जर्स 50 सोल्जर्स की ऐसी टीम है जो कि इल्टाक जैसे हमारे वॉरियर का बाजू काट सकती है। तो इसी के साथ ही उनका नौकर उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, जितना मुझे यहाँ पर पता चला है, मुझे यहाँ पर उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चले हैं। उस इंटरनल एजेंट स्क्वाड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग पहले से जानते हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि वो क्रिमिनल जनरल जो है उसने 17 साल पहले जो भी कांड किए थे वो उन सभी को भी संभाल नहीं पाया। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से पूछता है कि कहीं उनको हमारे बारे में तो नहीं पता चला कि इसमें डीमन कल्ट के लोग भी शामिल थे। तो वो कहता है नहीं सर लगता तो नहीं है कि यंग एम्परर को इस सब के बारे में पता चला है, क्योंकि जनरल और उसका बेटा जो थे वो ये बताने से पहले मारे गए, क्योंकि वहां पर उनके साथ एक बंदा था जो उनकी इंटरनल स्क्वाड में जो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने यहाँ पर जनरल को बहुत ही बुरी तरह से म्यूटिलेट किया है, यानी कि वहां पर जनरल की बॉडी के ऊपर इतने जख्म थे जैसे किसी ने जानबूझकर अपना पर्सनल रिवेंज लिया हो। वो यहाँ पर उनको कुछ बता भी नहीं पाया, वो डीमन कल्ट के बारे में उनको कुछ भी नहीं बता पाया। उन्हें लगता है कि मिलिट्री में से हायर ऑफिशियल में से किसी एक ने ये काम किया होगा, उस हायर लेवल के पॉइजन को बनाया होगा। तो डीमन एम्परर की बात सुनने के बाद फिर से वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर यंग एम्परर से बचकर रहना होगा, क्योंकि यंग एम्परर के पास जो इंटरनल एजेंट स्क्वाड जो है 50 लोगों की वो स्क्वाड वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो जनरल और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को रातों रात यहाँ पर खत्म कर सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसकी स्क्वाड के अंदर इतना दम है कि यंग एम्परर जो अगले कई सालों तक एम्परर बनकर बैठा रह सकता है। साथ उसका सर्वेंट से कहता है कि सर वहां पर जो इंटरनल एजेंट्स थे उनमें से 2 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, 2 लोग म्यूरियम पीपल हैं। तो ये बात सुनने के बाद एम्परर से कहता है कि अब यहाँ पर तुमने किसको आइडेंटिफाई किया। तो वो से कहता है कि उनमें से एक के पास स्नेक फैंग स्वर्ड थी और उसको तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसका नाम डेथ रीपर है, वो कभी एक असैसिन हुआ करता था, और दूसरा जो है वो रेड हेयर गॉब्लिन है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि डेथ रीपर उसके बारे में तो मैं जानता हूं कि वो एक असैसिन था, और जब बाद में उसने
जाकर म्यूरियम लीग को ज्वाइन कर लिया। और साथ ही यहाँ पर रेड हेयर गॉब्लिन वो तो काफी ज्यादा फेमस है कि वो काफी ज्यादा नोटोरियस बाउंटी हंटर है और काफी सारा पैसा भी कमाता है बाउंटी इकट्ठी करके। लेकिन आखिर वो दोनों यहाँ पर इंटरनल स्क्वाड एजेंट कैसे बन सकते हैं? यंग एम्परर ने उन दोनों को अपनी टीम में कैसे शामिल किया होगा? तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये दोनों लोग वहां पर इंटरनल स्क्वाड के मेंबर्स हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यंग एम्परर इन दोनों लोगों को अपने लिए हायर कर सकता है या अपनी किसी स्क्वाड का हिस्सा बना सकता है। तो सर्वेंट उसे कहता है कि सर ये बात वाकई में सच है, क्योंकि उन दोनों के पास स्पेशल तलवारें हैं, दोनों स्पेशल तलवारों, और साथ ही उन दोनों की फिजिक और उनकी एनर्जी इतनी स्पेशल है कि उनको दूर से कोई भी यहाँ पर पहचान सकता है। तो मैं यहाँ पर ये बात कंफर्म कह सकता हूँ कि वो दोनों वही थे, यानी कि डेथ रीपर और साथ में उसके रेड गॉब्लिन था। उन दोनों को यहाँ पर हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। डीमन एम्परर कहता है कि इस वक्त वो दोनों लोग कहां पर हैं, क्या वो लोग अभी भी रॉयल पैलेस में हैं? तो वो कहता है नहीं सर, इस वक्त वो रॉयल पैलेस में नहीं है। एजेंट नंबर 19 जिसने हमारे इल्टाक को उसका बाजू काटा था, उसे बुरी तरह से जख्मी किया था, वो उसके साथ है। इस वक्त वो लोग उसके साथ मिलकर यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ निकलने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल लाकर मेरे सामने रखी जाए। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें ढूंढो, उनके बारे में जो भी पता चलता है वो सब कुछ मेरे सामने लेकर आओ। तो सर्वेंट उसे कहता है जी सर, मैं उनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन म्यूरियम लीग का दिखाया जाता है, जहां पर कैरेज होती है वो तैयार होती है। उनके सारे सोल्जर्स भी वहां पर रेडी होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने वाले हैं। तो वहां सांगू भी वहां पर आता है और सांगू के साथ उसके 3 बॉडीगार्ड उसके साथ ही होते हैं। सांगू आने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसी कार्ट में बैठना है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी पहुंच रहे हो, पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो हमारा सांगू से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी स्क्वाड इतनी बड़ी है तो हम वैसे भी स्लो स्लो ही जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी वेट कर रहे थे, कब तुम यहाँ पर आओ। तो सांगू कहता है अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर कौन सा तुम्हें ज्यादा वेट करवा दिया, अब बताओ कि कौन सी कैरेज में मैं बैठने वाला हूँ। तो उसी के साथ ही कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि तुम कौन सी कैरेज में बैठने वाले हो, तुम घोड़े के ऊपर बैठोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कैरेज के अंदर बैठने दिया जाएगा? तुम इस डैंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। तो हमारा सांगू कहता है नहीं, मैं घोड़े पर नहीं बैठने वाला। और इसी के साथ ही म्यूरियम अलायंस लीडर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या शोर मचा रहे हो, मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर आकर कोई ना कोई कंप्लेन जरूर होने वाली है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मिलिट्री एडवाइजर डैंग की सेफ्टी के लिए वहां पर जाने वाले हो, जो सारी की सारी तुम्हारी जिम्मेदारी होने वाली है, इनका एक बाल भी का नहीं होना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर इनका बॉडीगार्ड बनाकर वहां पर भेजा जा रहा है। और वहां पर जाने के बाद मिस्टर डैंग को कुछ भी होता है तो याद रखना, मैं यहाँ पर म्यूरियम लीग के नाम पर तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सांगू से कहता है कि अब बस भी करो, क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। तो उसी के साथ ही मिस डैंग कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहे। तुम्हारा सांगू कहता है अच्छा ठीक है टीचर, जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो जाकर उसके लिए दरवाजा खोलता है, साथ ही अपने साथियों से कहता है कि चलो सभी लोग कार के अंदर आ जाओ। और वो अपने चारों साथियों को भी लेकर वहां पर अंदर बैठ जाता है और इसी के साथ उनकी कार वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें प्रिंसेस का दिखाया जाता है। प्रिंसेस अपनी एक नौकरानी के साथ जंगल में चलती हुई जा रही होती है। तो उसकी नौकरानी उसे कहती है कि आप उस लड़के डोंगबैंग मुई को ढूंढेंगी कहां पर, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बस ऐसे ही यहाँ पर जंगल में निकल पड़ी हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूंगी। तो नौकरानी उसे कहती है लेकिन आप उसे कैसे ढूंढेंगी? तो उसे ढूंढने के बाद आप करेंगी क्या? तो प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो जहां पर भी रहेगा मैं उसके साथ रहूंगी, बस इतना ही। तो प्रिंसेस के साथ नौकरानी उसे कहती है कि लेकिन आप यहाँ पर चुपचाप पैलेस के अंदर से निकल आई, रॉयल गार्ड्स को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि आप प्रिंसेस है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रिंसेस जो होती है वो चुपचाप वहां पर आगे की तरफ चलती जाती है, जबकि नौकरानी वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसका एक साइड का प्यार जो है इसे लेट डूबेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्ते में कोई ना कोई यहाँ पर हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर खड़ा होगा, क्योंकि ये प्रिंसेस और प्रिंसेस काफी बड़े खतरे में पड़ जाएगी। और ऊपर से ये कामनर से प्यार कर बैठी है, एक छोटे से गार्ड से, एक मामूली से गार्ड से प्यार कर बैठी है। नौकरानी उसे कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर पास के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, जाकर तुम्हारा नाम बताकर उनसे कहें कि वो हमारी मदद करें उस डोंगबैंग मुई को ढूंढने में। तो प्रिंसेस कहते हैं कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो, अगर मुझे यहाँ पर पास के गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होता तो मैं यहाँ पर भागती ही क्यों, और मैं यहाँ पर खुद से ढूंढने के लिए क्यों निकलती? रॉयल पैलेस के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगी, इसी वजह से मैं खुद उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए निकली हूँ, और मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तो जैसे वो लोग चलती हुई जा रही होती है, इसी के साथ ही 2 टपोरी वहां पर बीच में उतर आते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि एक्सक्यूज मी यंग मिस, तुम लोग कहां पर जा रही हो? तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि दोनों वहां पर शक्ल से काफी ज्यादा ठरकी टाइप के और गैंगस्टर्स टाइप के लग रहे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट चलती हो, हमने काफी दूर से तुम्हें देखा और तुम्हारे पीछे पीछे जहां पर आए हैं। और दोनों वहां पर डर के मारे कांपना शुरू कर देती हैं। तो नौकरानी उसे कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो वहां पर जो बंदा होता है जिसके रेड हेयर होते हैं, वो अपने आप को रेड हेयर गॉब्लिन बता रहा था और कहता है कि ये माउंटेन का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स भी हो सकते हैं, तो क्या तुम लोग यहाँ पर सेफली इस माउंटेन को पार करना चाहती हो? तो फिर हमें कंपनी दो और हम तुम्हारे साथ यहाँ पर से जंगल को पार करवा देंगे, क्योंकि हम लोग भी तो जंगल के दूसरी तरफ ही जा रहे हैं और तुम लोग भी इसी तरफ ही जा रही हो, तो तुम लोग हमारी मदद ले सकती हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77
57 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे प्रिंसेस तो यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाली है। अब यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए कौन आएगा। सांगू तो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि सांगू जो है वो अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ निकल चुका है। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी प्रिंसेस मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि वहां पर उनके सामने दो बैंडिट्स कहीं से निकल कर आ जाते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग तुम्हें वहां पर जंगल के दूसरी तरफ छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रास्ते में हमारी मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो नौकरानी उनसे कहते हैं कि तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम लोग अपने रास्ते जाओ और हम लोग अपने रास्ते जा सकते हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहते। तो दूसरे वाला टकले वाला उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर आप ऐसा तो मत कहो, हम लोग यहाँ पर इतने बुरे इंसान नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जंगली जानवर तुम्हारे पर अटैक कर दे या फिर कोई लुटेरे यहाँ पर आकर तुम्हारी इज्जत लूट लें। तो हमारे जैसे अच्छे लोगों के ऊपर भरोसा करो और हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ चलने दो। तो नौकरानी से कहती है नहीं नहीं हम लोग खुद से जा सकते हैं। और रेड हेयर गॉब्लिन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरे बारे में तो सुन ही रखा होगा, मैं फेमस रेड हेयर गॉब्लिन हूँ, लोग जानते हैं कि मैं लड़कियों की कितनी ज्यादा इज्जत करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनते ही हमारी प्रिंसेस जो होती है, क्योंकि उसने रेड हेयर गॉब्लिन को पहले से ही देखा हुआ है, वो उसे पहचानती है, तो वो कहती है कि ये बंदा तो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये रेड हेयर गॉब्लिन है नहीं। और इसी के साथ ही नौकरानी उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर आप लोग अपने रास्ते जाए, हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। और दोनों जो होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम लोग इतनी आसानी से मानने वाली हो, तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ी सी जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी। और दोनों ही और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और जैसे उनमें से एक अपना हाथ आगे बढ़ाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो प्रिंसेस अपने पास से अपने सोने का नाइफ निकाल लेती है। उसके पास एक रॉयल डैगर होता है, वो उस रॉयल डैगर को निकालती है और कहती है कि दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ये देखते ही दोनों लुटेरे जो होते हैं उनके तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो तो जरा इस लड़की के पास कितना खूबसूरत डैगर है और ऊपर से ये सोने का बना हुआ है, लगता है काफी ज्यादा कीमती होगा। अब तो हमारा जैकपॉट लग गया, अब यहाँ पर हमें एक डैगर भी मिल गया और साथ में यहाँ पर मजे भी करेंगे। उनके लिए यहाँ पर एक एक लड़कियां दोनों यहाँ पर मजे करेंगे। तो नौकरानी चलाकर उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग किसके सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर बदतमीजी से बात करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर रॉयल आर्मी पकड़ लेगी और उसके बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों किसी नोबल बैकग्राउंड से हैं। अब जबकि ये नोबल बैकग्राउंड से हैं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को किडनैप करके काफी सारा पैसा भी लिया जा सकता है। टकले वाला कहता है कि मैंने आज से पहले कभी किसी नोबल लड़की के साथ मजे नहीं किए, मैं यहाँ पर गाँव की लड़कियों के साथ मजे कर करके थक चुका हूँ। तो नौकरानी कहती है कि ये लोग तो यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं, और इसी के साथ ही वो चलाकर उनसे कहते हैं कि ये हमारे कंट्री की प्रिंसेस हैं और तुम हमारी प्रिंसेस होरियों के सामने इस तरह से बिल्कुल भी पेश नहीं आ सकते, जल्दी से अपने सर झुकाओ और यहाँ पर माफी मांगो। जबकि वो दोनों कहते हैं कि अच्छा तो ये प्रिंसेस है। नौकरानी से कहते हैं कि हाँ ये प्रिंसेस है, अब तुम लोगों को अपने घुटने टेकर माफी मांग लेनी चाहिए। जबकि वो दोनों वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है, हमने पहले कभी नोबल फैमिली की लड़कियों से मजे नहीं किया और आज हम लोग यहाँ पर एक प्रिंसेस और उसकी नौकरानी के साथ मजे करने वाले हैं और साथ ही में यहाँ पर ढेरों सारा पैसा भी मिलेगा, हम लोग यहाँ पर इसको किडनैप कर लेंगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर चुपचाप मानोगी या फिर हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें। तो प्रिंसेस कहती है कि कमीनों कहीं के हमसे दूर रहो और उसके बाद वो दोनों लड़कियों को उठा लेते हैं। वो दोनों लड़कियों को उठाकर आगे की तरफ बाड़े होते हैं, जबकि लड़कियां चिल्ला चिल्लाकर उनसे कह देती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, वरना रॉयल आर्मी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, हमारा किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रेड हेयर गॉब्लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर चुप रहो, अगर तुम यहाँ पर चुपचाप नीचे पड़ी रहोगी तो उसके बाद तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और उसके बाद हम तुम्हें जाने भी देंगे। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अचानक से गंदी स्मेल कहां पर से आ रही है और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कौन कमीना है जो यहाँ पर गंदी स्मेल फैला रहा है। और दोनों जब वहां पर रुक जाते हैं और आसपास देखना स्टार्ट करते हैं तो झाड़ियों के अंदर वहां पर कोई बैठा होता है। झाड़ियों के अंदर वहां पर एक बड़ा सा बंदा जो होता है वो पार्टी करने के लिए बैठा होता है। तो जैसे वहां पर से बाहर निकलता है तो उसका कद भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल एक जायंट की तरह। तो वो उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों लड़कियों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कौन हो तुम। तो लड़कियां बेचारियां वहां पर नीचे गिर जाती है और रोना शुरू कर देती हैं। जब किसी के साथ ही वो जायंट जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है देखो तो जरा तुम कमीने लोग यहाँ पर कितने ज्यादा घटिया हो, पहले तो तुम लोगों ने यहाँ पर लड़कियों को अगवा किया, उसके बाद उनको रुला दिया और उसके बाद तुमने यहाँ पर मुझे पार्टी करते हुए डिस्टर्ब कर दिया है, इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी ही चाहिए। और इसी के साथ ही वो जायंट उन दोनों से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जान से मार डालूं, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना नाम बताना चाहोगे, क्या तुम लोग कौन हो। तो इसी के साथ ही रेड हेयर डेविल उसे अपने बारे में बताता है कि मैं रेड हेयर गॉब्लिन हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो बड़ा जायंट जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने बालों को कलर करके तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर रेड हेयर गॉब्लिन नाम ले सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि रेड हेयर गॉब्लिन बनना इतना ज्यादा आसान काम है। रेड हेयर
गॉब्लिन जो है वो अगर दूर से भी यहाँ पर से चलता हुआ जा रहा है, अगर कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि ये रेड हेयर गॉब्लिन जा रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर उसकी पॉटी भी नहीं हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पर जल्दी से अपने असली नाम बताओ। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उन्हें अपने बारे में बता देते हैं। रेड हेयर गॉब्लिन से कहता है कि हम टू डेविल्स ऑफ लियोनिंग हैं। जैसे वो उसे अपने दोनों के बारे में बताता है तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम दोनों के बारे में तो मैं जानता हूं, तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा कमीने हो, तुम दोनों के ऊपर काफी सारी बाउंड्री भी है क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारी लड़कियों का रेप किया और बहुत सारे लोगों को लूटा है और बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। रेड हेयर उसे कहता है कि बताओ कि अब तुम कौन हो। तो वो कहता है क्या तुमने मेरा कभी नाम सुना है? मुझे वैक होंग ची कहते हैं। तो वो कहता है कि वैक होंग ची, इसका मतलब यह है कि तुम द फेमस वेव किंग बाउंटी हंटर हो। और इसी के साथ ही हमारा वेव किंग जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर दोनों के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक में दोनों के सर उड़ा देता है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जब किसी के साथ ही प्रिंसेस जो होती है और उसकी नौकरानी दोनों वहां पर चीख मारते हैं तो वेव किंग उनकी तरफ देखता चिल्लाकर कहता बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर चिल्लाओ। तो वो दोनों खामोश हो जाती हैं। तो उन दोनों को मारने के बाद वेव किंग उनसे कहता है तो बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रही हो? मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितना आसान है किसी को ढूंढना? तुम इस वक्त जंगल में और जंगल में बहुत सारे बैंडिट्स और बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। तो वेव किंग उनसे कहता है कि मैं इस जगह सच्ची तरह से वाकिफ हूँ। ये जगह यहाँ पर दो अकेली लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर से वापस घर चले जाना चाहिए, अभी भी टाइम है, वापस चली जाओ। तो नौकरानी से कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारी प्रिंसेस जो होती है वो उसे कुछ भी नहीं कहती। तो वेव किंग वहां से पीछे मुड़ जाता है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा नाम वेव किंग है, इसका मतलब यह है कि तुम भी एक फेमस बाउंटी हंटर हो। वेव किंग वहीं पर रुक जाता है। तो इसी के साथ ही नौकरानी कहती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर इससे बात क्यों कर रही हैं? तो इसी के साथ प्रिंसेस कहती है मैंने तुम्हारा बहुत सारा नाम सुना है कि तुम एक फेमस बाउंटी हंटर हो, तुम पैसों के लिए कुछ भी करते हो। तो क्या तुम यहाँ पर पैसों के बदले में यहाँ पर हम दोनों के बॉडीगार्ड बनोगे? क्या तुम हमें यहाँ पर एक इंसान को ढूंढ कर दे सकते हो जिसे हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखकर ही लगता है कि तुम एक लालची इंसान नहीं हो, वरना जब तुमने यहाँ पर मेरे पास मेरे ड्रैगन मार्च ब्लेड को देखा जो कि एक रॉयल फैमिली का डैगर है, वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो तुम यहाँ पर मेरे पास उस डैगर को छीनने की कोशिश कर सकते थे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ ताकि तुम यहाँ पर हमारे बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या तुम हमारे एस्कॉर्ट बनने को तैयार हो? हम तुम्हें यहाँ पर काफी सारा पैसा दे सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वेव किंग वहां पर सोच रहा होता है कि आज ये छोटी बच्ची यहाँ पर मेरे सामने एक प्रस्ताव रख रही है, क्या मेरे साथ डील करना चाहती है? तो इसी के साथ ही प्रिंसेस से कहती है तो फिर क्या तुम यहाँ पर मेरे गार्ड बनना चाहोगे? वेव किंग इसी के साथ उसके पास उसके ड्रैगन मार्च ब्लेड को लेता है, उसे चेक करता है क्योंकि प्रिंसेस जो होती है वहां पर कीमत के तौर पर उसे वो ब्लेड दे रही होती है। तो वो उसे कहता है कि इस ब्लेड को देखकर तो लगता है ये वाकई में रॉयल फैमिली का ही ब्लेड है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी रहेगा? तो प्रिंसेस उसे कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इतना काफी रहेगा क्योंकि एम्परर ने, मरने वाले एम्परर ने यहाँ पर पर्सनली मुझे दिया था, यानी मेरे डैड ने मुझे ये ब्लेड दिया था। वेव किंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर काम होने के बाद मुझे मेरी रकम नहीं दे पाती तो उसके बदले में यहाँ पर इस ब्लेड को अपने पास रख सकता हूँ, क्या तुम यही डील करना चाहती हो? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ यही डील है। तो इसी के साथ ही वेव किंग उसे कहता है कि बताओ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का होगा? तो वो उसे कहता है कोई पता नहीं, जब तक डोंगबैंग मुई मिल नहीं जाता तब तक तुम हमारे बॉडीगार्ड ही बने रहोगे। तो वेव किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करता जिसमें मुझे यही पता ना हो कि टाइम लिमिट कितनी है, इस तरह तो यहाँ पर तुम लोग मुफ्त में मुझसे कितना काम करवा लोगे। तो प्रिंसेस उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रेड हेयर डेविल के बारे में जानते हो? रेड हेयर गॉब्लिन जो है वो भी उस लड़के के साथ है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, दोनों एक साथ ही होंगे। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो वेव किंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। वेव किंग कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा गार्ड बनने को तैयार हूँ, तुम्हारा एस्कॉर्ट बनने को भी तैयार हूँ, अब मेरी पेमेंट की बात हो जाए। तो प्रिंसेस कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें उतनी पेमेंट करूंगी जितनी तुम मांगोगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डोंगबैंग मुई को ढूंढना होगा। तो वेव किंग देखता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है, तो फिर साथ उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे यहाँ पर और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं डिमोनिक कर्ल के उस मास्टर को दिखाता है कि जिसका एक बाजू हमारे सांगू ने काट दिया था। वो गुस्से के साथ अपने रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने सामने वहां पर सांगू को इमेजिन कर रहा होता है। तो वो सांगू की इमेज को इमेजिन करने के बाद वहां पर अपनी तलवारबाजी कर रहा था, यानी बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बाजू के साथ उसे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है अपनी तलवार को कंट्रोल करने में और सांगू के ऊपर अटैक करने में। तो उसी के साथ ही वहां पर अटैक करते करते वो जब वहां पर पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि सांगू वहां पर उसके सामने अपने मर्डरस इंटेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से अटैक करते हुए अनबैलेंस हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तब गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है क्योंकि जब वो उसकी तरफ देखता है तो वहां सांगू सामने से मुस्कुरा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वहां पर उसे वो देखकर मुस्कुरा रहा हो। तो टाकिल बी जो होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मैं अपने हाथों से मारूंगा। जब किसी के साथ सर्वेंट वहां पर आता है और उसे कहता है कि मास्टर मेरे पास एक न्यूज है। तो वो कहता है कि बताओ क्या न्यूज है। तो सर्वेंट से कहता है कि
कर हमने उस लड़के की लोकेशन को ढूंढ लिया। हमें पता चल चुका है कि इस वक्त वो लड़का कहां पर है। तो इल्टाक उसे कहता है कि बताओ कि वो कहां पर आया। तो इसी के साथ वो उसे बताता है कि इस वक्त वो म्यूरम लीग के साथ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अगली बात कैसे बताऊं। तो वो कहता है बताओ तुम यहाँ पर क्या बताना चाहते हो, आखिर वो म्यूरम लीग के साथ क्या कर रहा है। तो इसी के साथ सर्वेंट उसे कहता है कि सर म्यूरम लीग में वो एक गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन वहां पर एक गार्ड के तौर पर उनकी जो ड्रैगन मिलिट्री एडवाइजर की जो टीम है उसके साथ जा रहा है, और उसके साथ उसके साथी भी हैं, वो सभी लोग जो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, और वो लड़की जिसके बारे में आपने बताया था वो भी उसके साथ ही है। सभी लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ निकले हैं और उस टीम का हिस्सा हैं। इल्टाक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि आखिर वो कमीना लड़का है कौन, क्या वो यहाँ पर एम्परर के लिए उसका एक सीक्रेट एजेंट है या फिर म्यूरम अलायंस की तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड है, तो फिर उसके पास इस तरह के स्किल्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है। जहां तक उसने मेरा एक बाजू काट दिया। म्यूरम लीग के लोग यहाँ पर चाहते क्या है, क्या उन लोगों ने यहाँ पर उसे एम्परर के पास भेजा था, और यहीं पर नेक्स्ट सीन ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग का दिखाया जाता है कि उसका जो वेन्यू होता है जहां पर जो मीटिंग होने वाली है वहां पर दिखाते हैं कि हमारी सोहो को दिखाते हैं। सोहो बाहर बैठी होती है, रजिस्ट्रेशन कर रही होती है, और वहां पर काफी सारे लोग जो होते हैं वो जॉब लेने के लिए आते हैं। तो इसी के साथ हमारे सांगू की मदर अपने बेटे के साथ वहां पर आती है, तो वो उनसे पूछती है कि जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन जहां पर अपनी जॉब के लिए अपना नाम लिखवाओ और उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। तो इसी के साथ वो सांगू की मदर से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जियोम सियोन है, और साथ ही अपने बेटे के बारे में बताती है कि इसका नाम मूची है, लेकिन मूची वहां पर अपने मुंह में अपनी उंगली डालकर खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद सोहो से कहती है कि मैम तुम तो अंदर जा सकते हो, तुम अप्लाई कर सकती हो काम के लिए, लेकिन तुम्हारा बेटा इसे यहाँ पर से जाना होगा। मुझे इसे देखकर लगता है कि ये बेवकूफ है और यहाँ पर किसी काम का नहीं है। तो मदर उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर मेरे बेटे को मेरे साथ रहने दो। हाँ ये बात ठीक है कि उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो यहाँ पर काफी भारी भरकम शरीर वाला है। अगर यहाँ पर कोई भारी काम करवाना हो तो बड़ी आसानी से कर देगा, उसे पास ऑर्डर देने की जरूरत है और वो सारे काम कर देगा, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो इसी के साथ सोहो से कहती है नहीं मैम प्लीज माफ करना, पर हम लोग इस लड़के को अंदर नहीं आने दे सकते वरना मुश्किल हो सकती है। तो इसी के साथ उसके ग्रैंडपा वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि सोहो प्लीज इन दोनों को अंदर आने दो। तो वो कहती है लेकिन ग्रैंडपा आपको तो दिखाई दे रहा है कि वो एक बेवकूफ है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि यही तो बात है, अगर उसकी माँ यहाँ पर काम करेगी तो वो घर के पर अकेला क्या करेगा, वो बाहर जाकर किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, यहाँ पर कोई बेवकूफी कर सकता है और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों माँ बेटे को यहाँ पर एक साथ काम करने दो ताकि माँ बेटे के ऊपर नजर रखेगी और इस तरह इन दोनों को काम भी मिल जाएगा। तो सोहा अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद कहती है चलिए ठीक है ग्रैंडपा, और मिस जोम जो होती है वो भी उसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी साइड ली। जबकि मूची जो होता है सोहो को देखकर वहां पर लार टपका रहा था और कहता है कि मॉम ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ ये लेडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी उंगली को इस तरह से चूसना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारी सोहो जो होती है जब सुनती है कि वो उसे खूबसूरत कह रहा है तो इसी के साथ ही वो अंदर जाने की इजाजत दे देती है और कहती है ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने अंदर जाकर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया दोनों को निकाल देंगे। तो हमारी सांगू की मदर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं बेटा ठीक है हम लोग अंदर जाकर ध्यान से काम करेंगे। तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्लीनिंग और लॉन्ड्री का काम दिया जाएगा, तुम्हें 13 कॉरिडोर में जाना है, अंदर जाओ वहां पर कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझा देगा। तो वो दोनों वहां पर से अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर उस किले के अंदर आ जाते हैं तो अंदर आने के बाद मूची कहता है कि मदर क्या हमें यहाँ पर काफी अच्छा खाना खाने को मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो आंटी उसे कहती है कि हाँ हम लोग अगर यहाँ पर काम करेंगे तो हमें काफी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और साथ ही हमें काफी अच्छा खासा खाना मिलेगा, हम लोग उन पैसों के साथ अच्छा खाना खरीद कर खा सकते हैं। मूची कहता है मॉम से तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम लोग ज्यादा खाना खा पाएंगे। तो उसकी मॉम उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही काम करना होगा जैसे हम लोग माउंटेन्स में काम करते रहे हैं। मैंने तुम्हें वहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी ना, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाई थी बहुत सारे बैरल्स को छुपाने की जिनके अंदर खजाना होता है। हमने खजाने वाले कुछ बॉक्सेस जो थे उनको यहाँ पर छुपाया था माउंटेन के अंदर, अब यहाँ पर भी मैं बहुत सारे बॉक्सेस को छुपाना है जिनके अंदर खजाना होगा, लेकिन जहाँ पर मैं सबकी नजरों से छुपकर ये काम करना होगा। तो वो कहता है लेकिन मॉम ऐसा क्यों? तो वो उसे कहता है कि ये तभी तो सीक्रेट रहेगा, हम लोग जहाँ पर सभी को सरप्राइज देंगे ना, हम लोग जहाँ पर उस खजाने को छुपा देंगे और जब वो सभी लोग जहाँ पर उस खजाने को ढूंढ कर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद मूची कहता है लेकिन हम लोग उन्हें जहाँ पर छुपाएंगे कहाँ पर? तो मदर उसे कहते हैं कि वहां पर सामने जहाँ पर कुर्सियां लगी हुई हम लोग उसके नीचे उसे छुपाने वाले हैं। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आकर बैठने वाले हैं, क्या हम लोग वाकई में कुर्सियों के नीचे छुपाएंगे? तो मॉम उसे कहती है कि हाँ हम लोग जहाँ पर कुर्सियों के नीचे उस खजाने को छुपाने वाले हैं और साथ ही उसके साथ कुछ फायर बॉक्स भी डालेंगे। और तुम्हें पता है ना कि सभी लोग जब फायर बॉक्स को देखते हैं तो वो कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मूची कहता है हाँ मॉम सभी लोग फायर बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी फायर बॉक्स भी छुपाएंगे और साथ ही बहुत सारा खजाना भी छुपाएंगे। सांगू की मॉम ने तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रखी है, वो यहाँ पर मावेंग पैलेस के लोगों को बॉम्ब से उड़ाने वाली है, यानी कि वहां पर कुर्सियों के नीचे बारूद वाले बैरल दबा देगी ताकि बाद में उसे यहाँ पर धमाके से फोड़ा जा सके। और यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं बाहर की तरफ का, जहां पर से एक और टीम जो होती है इसी तरफ आ रही होती है। तो ये टीम जो होती है ह्यूमनली डीमन एसोसिएशन के
यंग मास्टर की होती है, वो अपने साथ सोल्जर्स को लेकर इसी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वहां पर रास्ते में वो एक नदी के पास रुकता है। उस नदी के पानी को देखने के बाद कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे। और वहां पर नीचे उतरने के बाद वो नदी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका सर्वेंट जो होता है उसे वहां पर पानी देता है, तो वो उस पानी को लेता है और उस पानी को पीना शुरू कर देता है। और इसी के साथ उसके साथ जो सर्वेंट होता है वो भी उस पानी को पीता और कहता है कि मजा आ गया, येलो रिवर का पानी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो जब वो वहां पर येलो रिवर की तारीफ कर रहा होता है तो इसी के साथ ही टाकिल वोंग से कहता है कि बहुत ही जल्दी ये येलो रिवर हमारा हो जाएगा, हमारे ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पर यही तो प्लान बना रहे हैं, उन्हें एब्सोल्यूट डोमिनेंस चाहिए और बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस के जितने भी इलाके होंगे सभी के ऊपर हिमालय डीमन एसोसिएशन का कब्जा होने वाला है और कभी ये जो येलो रिवर है ये भी हमारा हो जाएगा और हमारे नाम पर बहे करेगा। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर के एम्बिशंस वाकई में काफी ज्यादा बड़े हैं। तो इलवोंग उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि माओ वैंग और माजे के लोग यहाँ पर इस सब में फेल क्यों हो गए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इस पूरी दुनिया को यूनिफाई तो करना चाहते थे लेकिन उनके अंदर यहाँ पर इतनी पावर नहीं थी कि वो लोग ये सब कुछ कर सके। तो मास्टर गू जो कि माओ वैंग पैलेस से थे और माजे दोनों ही मर चुके हैं और उन दोनों के मरने के बाद अब यहाँ पर ग्रैंडपा की बारी है, क्योंकि ग्रैंडपा भी चले जाएंगे तो उनके बाद अब यहाँ पर हमारी नई नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी, यानी कि अब यहाँ पर मेरा दौर स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेरी इन सभी इलाकों के ऊपर हुकूमत होने वाली है, मैं इन सभी इलाकों के ऊपर राज करूंगा, वो करूंगा जो ग्रैंडपा नहीं कर पाए। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं। तो इसी के साथ ही टाकिल वोंग उन लोगों से कहता है कि मुझे बताओ कि इस बार की ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके बाद हम लोग पूरी की पूरी म्यूरियम की टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वहां पर जाने के बाद हर एक के ऊपर नजर रखनी होगी, हर एक की पावर्स के बारे में जानना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है और हमारा सामना किसके साथ होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर जाने के बाद तुम लोग हर एक के ऊपर नजर रखो, स्पेशली माजे और माओ वैंग पैलेस के लोगों के ऊपर, क्योंकि वो लोग हमारे लिए ज्यादा खतरा है। तो वो कहता है जी यंग मास्टर जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ ही टाकिल वोंग कहता है कि बहुत ही जल्दी देखना ये पूरी की पूरी लैंड्स हमारी हो जाएंगी, बस यहाँ पर वेट करो और बहुत ही जल्दी हम लोग इन सभी लैंड्स के ऊपर राज करेंगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होगा। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस का सीन दिखाता है कि जो कि वेव किंग के साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि आपने बताया कि ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस कहां पर होने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहां पर हो रही है, वो इस वक्त चोंगकिंग बॉर्डर के करीब है, लेकिन क्या तुम वहां पर जाना चाहती हो? वहां पर जाने में तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। साथ ही वेव किंग उससे पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम यहाँ पर इस बंदे को ढूंढ क्यों रही हो? डोंग बैंग मुई उसने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है जो तुमसे डर कर भाग गया है? तो ये बात सुनते ही प्रिंसेस शर्माना शुरू कर देती है। तो वेव किंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं यहाँ पर ठीक समझा हूँ, वो तुम्हारा लवर है जो तुमसे यहाँ पर भाग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे वो प्यार करता ही नहीं और तुम यहाँ पर उसके पीछे निकल पड़ी हो। तो मेड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सर आपको यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए, आपको यहाँ पर इस तरह के बेतुके सवाल नहीं करने चाहिए। तो वेव किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन देने वाला हूँ, मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट हूँ, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। प्रिंसेस उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यही बात है, वो मेरा लवर है, यानी कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं उसके साथ होना चाहती हूँ, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वेव किंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम जिस लड़के को ढूंढ रही हो वो तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन वो भागकर क्यों चला गया? क्योंकि अगर प्रिंसेस इस लड़के से प्यार करती है तो फिर उस लड़के को भागकर जाने की जरूरत ही क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? तो ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब मैं यहाँ पर क्या रिएक्शन दूंगी, क्योंकि एक लड़की तो हमेशा उसके साथ होती है, वो लड़की जो हमेशा उसके साथ होती है उसकी बॉडीगार्ड बनकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों के दरमियान में भी यहाँ पर पहले से प्यार हो रहा है? लेकिन अब मैं अचानक से उसे जाकर मिलकर ये तो नहीं कह सकती कि मुझसे शादी कर लो या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो भी यहाँ पर हैरान हो जाएगा कि ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्यों चली आई है। वेव किंग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि आगे से कोई जवाब नहीं दे पा रही, तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें बस कर देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आज तुम कितना सोचोगी? और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। इल्टाक वहां पर पहुंच जाता है और आने के बाद कहता है देखो तो जरा कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हमें तो यहाँ पर पैलेस की महारानी मिल गई, यानी प्रिंसेस हमें यहाँ पर मिल गई है। तो वेव किंग उसे कहता है कि अब तुम कौन हो? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मेरा बहुत ही लकी डे है कि मेरे हाथ यहाँ पर पैलेस की प्रिंसेस लग गई है। अब जबकि प्रिंसेस मेरे हाथ लगी है तो मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो प्रिंसेस उसको देखती वहां पर पहचान जाती है और कहते हैं कि जो तो वही वॉरियर है जिसकी डोंग बैंग मुई ने एक बाजू काट दी थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो डोंग बैंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और इसी के साथ ही टाकिल बीज होता है वहां पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर डोंग बैंग मुई को ढूंढने के लिए निकली होगी। तो नंबर 19 का ये नाम है डोंग
वांग बैंग मुई, अब मुझे यहाँ पर उसका नाम भी पता चल गया है। जबकि प्रिंसेस की नौकरानी जो होती है वो चलाकर उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर प्रिंसेस के सामने इस तरह से बात करने की, सभी लोग जल्दी से प्रिंसेस के सामने अपना सर झुकाओ। जबकि इसी के साथ ही टाकिल भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके सामने अपना सर झुकाने वाला हूँ? मैं यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप करूंगा। प्रिंसेस को किडनैप करने के बाद उस कमीने को मेरे पास आना ही पड़ेगा और जब वो कमीना मेरे पास आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रिंसेस उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मुझे किडनैप करने के बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे कहता है तो मैं और यहाँ पर किसको किडनैप करने के बारे में बात करूंगा? मुझे लगता है कि उस लड़के को तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर है, क्योंकि तुम उस लड़के को ढूंढने के लिए निकली हो, तो फिर इसका मतलब यह कि वो लड़का भी तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। तुम यहाँ पर मेरे लिए चारे का काम करोगी। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम लगता है कि यहाँ पर उसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हो। अब जबकि जनरल उसकी पूरी आर्मी मर चुकी है और सभी को यहाँ पर क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर और किस बात का बदला चाहिए? क्या तुम्हें अपने जनरल के लिए बदला लेना है? तो इसी के साथ ही टाकिल भी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी घटिया जनरल के लिए बदला लूंगा? तुम्हें लगता है कि वो जनरल इस लायक था कि मैं यहाँ पर उसके लिए बदला लेने के लिए आऊं? चाहे तुम यहाँ पर इस तरह के 100 जनरल्स को मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उस कमीने ने मेरा बाजू काटा था और मुझे इस बात का बदला लेना है, मुझे उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो प्रिंसेस उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किंग से डरते नहीं हो क्या? अगर किंग को इस बारे में पता चल गया कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया है, तो फिर देखना वो तुम्हारे साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। वो तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने म्यूटिलेट करेंगे और सभी के सामने मार डालेंगे। तो टाकिल भी उसे कहता है कि मुझे उस बच्चे की तो बिल्कुल ही परवाह नहीं है जिसे मार्शल आर्ट्स भी ठीक तरह से यूज करनी नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है कि किंग यहाँ पर तुम्हें बचा पाएगा? मुझे बस उस लड़के की फिक्र है कि वो लड़का जब यहाँ पर आएगा तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करने वाला हूँ। दिखने में छोटा है लेकिन उसके स्किल्स मॉन्स्टर्स की तरह हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें किडनैप करूंगा ताकि मैं उसे अपने जाल में फंसा सकूं। और साथ ही वो वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जबकि वेव किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते को यहाँ पर वापस में अपने घर में चले जाना चाहिए। अपने घर से अपनी रस्सी तुड़वाकर बाहर आकर इस तरह से दूसरों के ऊपर भौंकने से पहले तुम यहाँ पर ये भी देख लो कि ये लड़कियां यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर इनका एस्कॉर्ट हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानते हो और उसके बावजूद यहाँ पर भौंक रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर अपनी बैली के ऊपर कोई आयरन की प्लेट्स लगा रखी होंगी ताकि तुम्हारा पेट यहाँ पर मेरी तलवार से कटे ना। तो टाकिल भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ वेव किंग, तुम्हें यहाँ पर मैं कैसे नहीं पहचान सकता। साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ और जाओ जाकर अपना काम करो और यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो वेव किंग उसे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी गार्ड को देखा है कि वो अपने मास्टर को मरने के लिए छोड़कर पहले भागकर चला गया हो? जिन लोगों से मैंने यहाँ पर पैसे लिए और मेरी इनके साथ डील है कि मैंने यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाऊंगा। अब चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ। और साथ ही वो प्रिंसेस से कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई कि तुम एक प्रिंसेस हो, प्लीज माफ करना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जिस तरह से बिहेव करता रहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि तुम वाकई में प्रिंसेस हो, लेकिन अब इस कुत्ते ने यहाँ पर भौंककर खुद ही बता दिया है कि तुम वाकई में एक प्रिंसेस हो। अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तब तक इस तरह के 100 कमीने भी आ जाएं तब भी यहाँ पर तुम्हारा एक बाल बीका नहीं कर सकते, वो तुम्हें किडनैप क्या करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद टाकिल भी उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लाइफ के बाउंटी हंटर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या ही कुछ जानते हो? लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम मेरा नाम जानते, तुम मेरा निकनेम जानते, तुम यहाँ पर कांपना शुरू कर देते। तो इसी के साथ ही वेव किंग उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर डर कर भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे एक बुढ़े आदमी को जिसकी एक बाजू एक बच्चे ने काट दी हो, उससे यहाँ पर डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात सुनते ही टाकिल भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कमीने कहेंगे तुमने अपनी हद पार कर दी, पहले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और उसी के साथ ही अपनी तलवार अपने हाथ में उठाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि दूसरी तरफ से वेव किंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि हालांकि तुम यहाँ पर एक बाजू वाले हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी एनर्जी बता रही है कि तुम एक टॉप लेवल के मास्टर हो। मेरा तो काफी ज्यादा लकी दिन है जहाँ पर फाइट करने को मिलेगी। तो इसी के साथ ही टाकिल भी जो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और बाकी के उसके साथी जो होते हैं वो भी एक साथ वेव किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वेव किंग जैसे जैसे उन लोगों से वहां पर फाइट कर रहा था तो लो लेवल के मिनियंस जो होते हैं वो तो उसके सामने नहीं टिक पाते, लेकिन टाकिल भी जो होता है वो उसके ऊपर कट्स लगा रहा था और इस वजह से हमारा जो वेव किंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि एक बाजू के साथ भी ये कमीना मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा फास्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, लेकिन वो स्ट्राइक बैक उसी के ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। टाकिल भी की तरफ देखता है और कहता है कि हाय तुम हो कौन? तुम एक काम से ऑर्डिनरी से बुढ़े आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो। और इसी के साथ ही टाकिल भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आई कि मैं कौन हूँ। अब तुम तो यहाँ पर मेरे सामने उस तरह की घटिया बातें बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे जिस तरह की तुम पहले कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। वेव किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अब भीख मांगूंगा कि मुझे जाने दो? मेरा नाम वेव किंग है और वेव किंग का नाम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे पास सूट नहीं करता जो माफी की भीख मांगे या फिर कहे कि मुझे जिंदा छोड़ दो। एक वॉरियर किसी डरे हुए कौवे से ज्यादा कुछ भी नहीं होता अगर वो यहाँ पर अपने लिए एक भीख मांगे, किसी से ये कहे कि मेरी जान बख्श दो। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं और
तुम्हारे सामने तो भीख नहीं मांगूंगा। तो इसी के साथ इल्टाक उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसे गलियों में घूमने वाले एक आवारा कुत्ते को भी यहाँ पर वॉरियर होने के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। यहाँ पर तुम्हारी इस बात की काफी ज्यादा कदर करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर एक वेव किंग होने के दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मत बताओ कि मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैं यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा इल्टाक उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर मैं हूँ कौन जो यहाँ पर तुम्हें मारने वाला है। जबकि प्रिंसेस ज्योतिया वेव किंग को उसका नाम बताती है कि इसका नाम डार्क एल्फ भी है और कभी ये यहाँ पर उस जनरल का वफादार हुआ करता था जिस जनरल को हमारे किंग ने मार दिया है। तो वेव किंग कहता है कि मैंने यहाँ पर कभी इसका नाम नहीं सुना और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में वेव किंग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि इल्टाक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है।